जब तक तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है तुम्हें इंग्लिश से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ जी, मेरे क्लास 9th के छोटे बहन भाइयों, मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए इंग्लिश की वन शॉट रिवीजन लेके। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें बीहाइव के सभी चैप्टर्स को बहुत ही आसान अंदाज में कवर करा दूंगा। कैसे इंग्लिश के एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, सब कुछ आज मैं कराने वाला हूं। इंग्लिश से डर लगता है? इस वीडियो को देखने बाद इंग्लिश से प्यार हो जाए। याद रखना मेरी ये बात। क्या सोचा था आऊंगा नहीं? अरे तुम्हारा बड़ा भाई कैसे नहीं आएगा, कहां जाऊंगा मैं तुमसे दूर होके। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोल दो सबसे कि हमारे बड़े भाई आ गए हैं, और ऐसे ही नहीं आए हैं, बीहाइव में पूरा कंट्रोल देने, आपका इंग्लिश का एग्जाम बेटर कराने आए हैं। कमेंट में लिखो यस बिग ब्रो। और मैं शुरू करता हूं मेरे छोटे बहन भाइयों के लिए प्यारा सा लेक्चर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको करना क्या है, इंग्लिश के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं ना, दोनों ही बुक के, एक तो आपकी बुक है बीहाइव, दूसरी है मोमेंट्स, दो बुक है आपकी और उनमें चैप्टर्स हैं। आपको करना यह है कि आपको ना उनकी समरी को रटना नहीं है, उनके बड़े बड़े लॉन्ग आंसर्स को रटना नहीं है। रटने की कोशिश में ना आप उन्हें याद नहीं कर पाओगे, आप भूलने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं क्या करने वाला हूं, यहां ना हम कुछ कॉमन लाइंस देखेंगे, कुछ ऐसे लॉन्ग आंसर देखेंगे, कुछ ऐसी समरी देखेंगे जिसकी मदद से हम आंसर आसानी से कर सके, चाहे शॉर्ट आंसर हो चाहे फिर लॉन्ग आंसर हो। समझ गए? बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इतना हमको क्लियर हो गया है। बहुत आसान सेंटेंसेस हमें एग्जाम में लिखने हैं, ये अपने माइंड को पहले से बोल के चलो। इतना क्लियर हो गया? हो गया। पहला चैप्टर है हमारा द फन दे हैड। वो मजा जो उन्होंने किया था। किन्होंने किया था? किसकी बात हो रही है यहां? ये बात किसकी हो रही है? ये उन लोगों की हो रही है जो स्कूल में पढ़ा करते थे। अब नहीं पढ़ते क्या? अब भी तो स्कूलों में ही पढ़ते हैं। नहीं, ये कहानी ऐसे लिखी गई है कि जैसे 2157 में, यानी 2157 आने वाले 100 साल बाद की बात बताई जा रही है। 100-150 साल बाद, जब कोई भी स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, जब सब लोग कंप्यूटर से पढ़ते होंगे, उस वक्त के बच्चे आज के टाइम को सोच के क्या बोल रहे होंगे, ये पूरी कहानी वो है। समझ पा रहे हो? दोबारा से बता देता हूं। आज से 150 साल बाद ऐसा होगा कि सब कुछ स्मार्ट बोर्ड पे होने लगेगा, सब कुछ जो रोबोट्स हैं वो पढ़ाने लगेंगे, इंसानों की जगह रोबोट्स लेने लगेंगे। ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, है ना? उस वक्त के बच्चे बोर हुआ करेंगे, वो उस मेथड को, उस टीचिंग मेथड को डिसलाइक करेंगे। जैसा आपके साथ होता है ना, ऑनलाइन क्लास में मजा नहीं आता, अकेले बैठे रहते हैं, कोई आपका क्लास फेलो नहीं होता, फ्रेंड्स नहीं होते, टीचर्स नहीं होते। ऐसा सोच के देखो। तो आज से 150 साल बाद कैसा होगा? रोबोटिक टीचर्स होंगे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स, वो आपके टीचर्स होंगे, वो आपको टीच किया करेंगे। आपका कोई स्कूल नहीं होगा, आपका बेडरूम ही आपका स्कूल होगा। ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा लगेगा, या उस वक्त के बच्चों को, चिल्ड्रन को कैसा फील हो रहा होगा आज के वक्त को सोच के, जब टीचर्स भी होते हैं, स्कूल भी होता है। ये सारी कहानी उसी के ऊपर है। यानी हम कह सकते हैं, इसमें बताया गया है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो मैकेनिकल चीजें हैं, वो और जो ह्यूमन है, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे जो स्कूल्स हैं, जो ह्यूमन टीचर्स हैं, उनका कितना बड़ा रोल है हमारे इस वर्ल्ड के अंदर, उसके बारे में बताया गया। ठीक है? तो इस कहानी में दो कैरेक्टर याद रखने हमें। एक तो है मार्जी नाम की लड़की है। ये कौन है? ये 11 इयर्स ओल्ड है, 11 साल की है। और कौन है दूसरा? एक टॉमी है, वो उसका फ्रेंड है, वो कितना है? 13 इयर्स ओल्ड है। अच्छा, मैंने आपकी आसानी के लिए क्या किया है? शॉर्ट वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो आप लोग ना स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो। याद रखना, 11 लिखा सिर्फ मैंने, समझ जाओ 11 इयर्स ओल्ड है। तो मैंने ना बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं लिखे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, रिवीजन ज्यादा करनी है। तो मैंने शॉर्ट रखा है चीजों को, ताकि आप उसको खुद ब खुद समझ लो, आपको ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े। समझ गए? चलो। और मार्जी कैसी है? उसके कोई क्लासमेट्स नहीं है, उसका कोई स्कूल नहीं है, नो ह्यूमन एज अ टीचर, कोई ह्यूमन नहीं है, उसके सारे मैकेनिकल टीचर्स हैं, यानी रोबोटिक्स है, कंप्यूटर सिस्टम पे पूरा वो पढ़ाई करते हैं। ऐसा है। टॉमी कौन है? वो 13 इयर्स ओल्ड है, उसके भी मैकेनिकल टीचर्स है, दोनों की सेम ही सिचुएशन है। इतना समझ आ गया? दोनों कैरेक्टर से आप मिल लिए। ठीक है। अब और कौन है? एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है काउंटी इंस्पेक्टर। इसका काम क्या है? ये कौन है? द फॉल्ट्स ऑफ कंप्यूटर टीचर्स फिक्स्ड बाय अ काउंटी इंस्पेक्टर। जो कंप्यूटर टीचर्स बना दिए गए हैं, जो रोबोटिक मैकेनिकल टीचर्स हैं, उनमें अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, उनको ठीक करने का काम एक व्यक्ति का है, एक पर्सन का है, जिसको क्या बोलते हैं? काउंटी इंस्पेक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। सर ये स्टोरी क्या है, अब ये बता दो। सर क्या यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा? हाँ भाई हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मार्जी को स्कूल क्यों नहीं पसंद है, वो अपने स्कूल से हेट क्यों करती है। उसका स्कूल कौन सा है? उसका बेडरूम ही तो है।
वो जो मैकेनिकल टीचर्स कंप्यूटर है जो उसको पढ़ाते हैं वही तो इसका स्कूल है। तो वो हेट इसलिए करती है क्योंकि वहां पे ना कोई फ्रेंड है, ना वहां पे कोई स्कूल है, ना कोई ह्यूमन है एज अ टीचर, इसलिए वो क्या उसको लगता है बहुत बोरिंग लगता है। क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। कहानी तो पढ़ा दो, आपने तो कहानी से पहले ही सब कुछ बता दिया। आओ चलो देखते हैं। मार्जी राइटिंग इन हर डायरी अबाउट एन ओल्ड बुक दैट टॉमी फाउंड। जो टॉमी था उसको एक पुरानी किताब मिली थी, जो उस जमाने में किताब अलग होती थी, यानी 150 साल बाद की बात हो रही है, तो उन लोगों को तो पता ही नहीं था बुक कैसी होती है। उनके लिए तो बुक क्या है, एक कंप्यूटर स्क्रीन ही उनकी बुक है। ठीक है, तो उसे एक बुक मिली थी, रिमाइंडेड ऑफ हर ग्रैंडफादर। उसको किसकी याद आती है? अपने ग्रैंडफादर। रिमाइंड मतलब याद आना किसी चीज का, तो किसकी? ग्रैंडफादर की। ग्रैंडफादर क्या बोलते थे? हु वेंट टू स्कूल, जो स्कूल जाया करते थे, जो उसे बताते थे कि हम स्कूल जाते थे, हमारी पूरी क्लास होती थी, फ्रेंड्स होते थे, टीचर्स होते थे। ये सारी बातें किसके ग्रैंडफादर बताते थे? मार्जी के। समझ गए ना? यानी ग्रैंडफादर हमारी तुम्हारे टाइम के होंगे, इस दौर के होंगे, जो 150 साल बाद, तकरीबन 150 साल ही तो हो गए ना। कौन सा साल चल रहा है? 2025 चल रहा है, लगा लो 2157 में कितना फर्क है। ठीक है, मार्जी एंड टॉमी लिव्ड इन द फ्यूचर वर्ल्ड 2157 में रहते हैं, इतना तो हमें पता ही था। कहां रहते हैं? फ्यूचर वर्ल्ड में रहते हैं। तो इस स्टोरी को सेट ही वहां पे किया गया है कि आने वाले सालों में 150 साल बाद बच्चे क्या बातें कर रहे होंगे। ये तो हमें पता है सर, ये तो क्लियर हो चुका है। फिर क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड एजुकेशन है, मैकेनिकल टीचर्स हैं। उनकी कैसी एजुकेशन है? कंप्यूटराइज्ड। मैकेनिकल टीचर्स हैं, ह्यूमन टीचर है ही नहीं, रोबोटिक टीचर्स हैं। मार्जी डिसलाइक्ड मैकेनिकल टीचिंग। मार्जी डिसलाइक करती है किसको? मैकेनिकल टीचिंग को। तो उसने क्या किया? डिसलाइक किया, डिसलाइक करती थी। शी वंडर्ड हाउ मच फन इट वुड बी इन स्कूल, कि कितना फन होता होगा ग्रैंडफादर के जमाने में, जहां पे स्कूल में ह्यूमंस होते थे टीचर के तौर पे, आपके क्लास फेलोज होते थे। तो ये सोच के बहुत खुश होती है, वो बहुत हैरान होती है, कितना मजा आता होगा, वो स्कूल कितना अच्छा होता होगा। इतना सबको क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। तो अब इस चैप्टर का जो नाम था द फन दे हैड, यानी वो मजा जो उन्होंने किया। अब समझ में आया किस मजे की बात हो रही है? वो उस मजे की बात हो रही है जहां पे स्कूल में जाते थे लोग, टीचर्स होते थे, उस मजे की बात हो रही है। इतना क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर हो गया। आगे आगे क्या है इसमें? बस यही था इसमें, मोटा मोटा तो यही था इसमें, और तो इसमें कुछ नहीं था। इसके क्वेश्चन करा दूं क्या मैं? हाँ सर करा दो, इसके क्वेश्चंस करा दो। आओ जरा अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। कितने ओल्ड है मार्जी और टॉमी? हमें पता नहीं क्या? हमें पता है, छोटा सा सेंटेंस बनाना है कि मार्जी इज 11 years old एंड टॉमी इज 13 years old। इतना तो सब कर लेंगे ना मेरे बच्चे। हाँ आ जाओ आ जाओ। व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? उसने अपनी डायरी में क्या राइट किया था? शी रोट दैट टॉमी हैड फाउंड अ रियल बुक। ये लाइन तो हमारी पहली वाली थी ना समरी की। हाँ सर पहली लाइन थी, वो इसमें लिख देंगे। हाँ सर लिख देंगे। नेक्स्ट, हैड मार्जी एवर सीन अ बुक बिफोर? क्या मार्जी ने पहले कोई बुक देखी थी? नहीं, उसने जो हमारी ये किताबें होती हैं, जैसे ये बीहाइव की बुक है, ऐसी कोई किताब उसने पहले देखी होगी? नहीं, उसने तो डायरेक्ट एक कंप्यूटर स्क्रीन देखा था जहां पे सारे टेक्स्ट आते होते थे और ऐसे स्क्रॉल डाउन कर सकते थे उन्हें। इस तरह के प्रिंटेड पेपर उसने नहीं देखे थे। तो क्या बोलेंगे? नो, मार्जी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। What things about the book did she find strange? उसको बुक के बारे में कौन सी बातें स्ट्रेंज लगी? स्ट्रेंज क्या थी? कि वो जो बुक थी उसके अंदर क्या जो टेक्स्ट थे वो मूव नहीं कर रहे थे, वो स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहे थे। क्या ये बातें हम लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं सर, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब लिखोगे कैसे? सर हमें इंग्लिश आती नहीं है, उसका हम क्या करें? आप कुछ मत करना, मेरा टेंस का एक वीडियो है, टेंस का वीडियो देख लेना। अगर आपको टेंस बनाने आ गए ना तो छोटे छोटे सेंटेंस आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, इनके इस्तेमाल सीख लेना। ये दो चीजें करनी है। क्या करनी है मेरे दोस्तों, मेरे छोटे बहन भाइयों? आपको क्या काम करना है? एक तो टेंस पक्के कर लो, टेंस सीख लेने, और हो जाते हैं, आसान होते हैं। कहीं से सीख लो, किसी से भी सीख लो, मुझे प्रॉब्लम नहीं, बस सीख लेना। अगर कोई नहीं मिलता सबसे आसान तरीके से सीखने, तो मेरा वीडियो आप जाके देख सकते हो। टीचिंग के अंदर सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में देखे जाने वाला वीडियो जो है ना, वो मेरा बनाया हुआ टेंस का वीडियो है। तो यानी कुछ तो उसमें होगा जो सब सीख रहे हैं, उससे आप भी सीख सकते हो, रातों रात सीख सकते हो। टेंस सीख लिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव के इस्तेमाल सीख लेना। ये दो चीजें अगर आपको आ गई ना, तो इस तरह के छोटे छोटे आंसर आप आसानी से कर सकते हो। क्लियर हो गया? टिप पता चल गई, ट्रिक पता चल गई कैसे लिखना आंसर। हाँ, और ये फाइल ना मैं आपको दे दूंगा, इसमें जो आंसर लिखे हुए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, आपको एक आइडिया हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो सर ऐसे ही आंसर लिखने,
सही आंसर लिखना है। अब उसका तरीका अलग हो सकता है, सेंटेंस अलग हो सकता है, वर्ड अलग हो सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या था, व्हाट डू यू थिंक अ टेलीबुक, एक टेलीबुक के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो टेलीबुक हमें क्या लगता है, एक तरह की ई बुक होगी जहां पे जो टेक्स्ट होंगे वो स्क्रॉल हो सकते होंगे, मूव करते होंगे, उसको ही हम इलेक्ट्रॉनिक बुक या टेलीबुक कह सकते हैं। आ जाओ, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल, मार्जीज का स्कूल कहां था? वो उसके बेडरूम में ही तो था। तो मार्जीज स्कूल वॉज इन हर हाउस, उसके घर के अंदर था। इट वॉज अ रूम नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि उसके बेडरूम के बराबर में था, एक तरह का उसका स्टडी रूम था जहां वो पढ़ती थी, वो अलग से स्कूल में नहीं जाती थी। डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, क्या उसके कोई क्लासमेट्स थे? नो। नो आंसर कैसे लिखेंगे? नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। तो आपको इस क्वेश्चन में से ही आंसर बना लेना है ना? ट्रिक बढ़िया, जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर, क्वेश्चन की ही लाइन को उठा के आंसर में ऐसे यूज कर सकते हैं हम। क्लियर हो गया? क्लियर हो रहा है सर? मजा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है। व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न, मार्जी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे, ये हमने हमारे अभी लॉन्ग समरी में नहीं देखा था, तो इसको और पढ़ लेते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, हम क्या रूल लगा रहे हैं? पहले हम देख रहे हैं मोटा मोटा, उसके बाद देख रहे हैं छोटा छोटा, ठीक है। मोटी मोटी कहानी पता चल गई, छोटी छोटी बातें उससे रिलेटेड हम इस क्वेश्चन के जरिए समझ लेंगे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे वो? ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। जो मार्जी थी ना, शी वॉज डूइंग पुअर, वो पुअर कर रही थी, किसके अंदर? परफॉर्म पुअर कर रही थी, बहुत गंदा काम कर रही थी, अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे ज्योग्राफी के अंदर, ज्योग्राफी में बहुत खराब कर रही थी। फिर वो इंस्पेक्टर को बोलते हैं कि बताओ ये खराब हो रहा है, बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। वो देखता है कि जो ज्योग्राफी का जो प्रोग्राम था, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक, वो जो मैकेनिकल टीचर था, जो कि यानी कंप्यूटर सिस्टम था, उसमें प्रोग्रामिंग गलत हुई हुई थी, वो बहुत फास्ट चल रहा था, जिस वजह से मार्जी को ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रही थी। ये बात याद हो गई, ये एक्स्ट्रा बात थी, हमने अलग से पढ़ लिया। वाओ, पूरा चैप्टर क्लियर हो गया। तो आगे क्या लिखना था? हाँ जी, अब बाकी के क्वेश्चंस ना, ये सारे अब आप भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ये अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं बढ़ूंगा हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार चैप्टर है। क्या हम आगे बढ़े? आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों एक काम करो, अपने दोनों कानों में ऐसे उंगली दे लो कस के बहुत, ताकि तुम्हें कुछ सुनाई ना दे। एक बार करके देखो, करो, कर लिया? ठीक है। बाहर निकाल लो, उंगली बाहर निकाल लो, उंगली बाहर निकाल लो। आपको कोई आवाज नहीं आई होगी क्योंकि कान आपने अपने बंद कर लिए थे, आपको सुनाई नहीं दे रहा था। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी हालत में से कान बंद किए ही आपको ऐसा ही ग्लास बजाना है, आपको उसका साउंड निकालना है, या फिर मैं आपसे कहूं कि आपको ऐसे ही कान बंद कर दिए जाएंगे आपके, और आपको पियानो बजाना है, आपको गिटार बजाना है, आपको ड्रम बजाना है, क्या आप कर पाओगे? या मैं आपसे कहूं कि चलो इन्हें बजाओ मत, इन्हें सीखो, इन्हें सीखना है तुम्हें, कान बंद होंगे, सुनाई कुछ नहीं देगा, और आपको ये सारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये तबला वबला, ये सारी चीजें, ये आपको बजानी सीखनी है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है यार। जब मुझे कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो मैं सीखूंगा कैसे? लेकिन एक लड़की थी जो कि बहरी थी, जो कि डेफ थी, जिसे कानों से सुनाई नहीं देता था। 11 साल की उम्र में ही वो बहरी हो चुकी थी, उसको एक नर्व डैमेज हो गया था, उसको प्रॉब्लम हुई और मेडिकली वो डेफ हो गई। पर उसको शौक था क्या? इंस्ट्रूमेंट बजाने का, ऐसे इंस्ट्रूमेंट बजाने का, जैसे पियानो हो गया, जाइलोफोन हो गया, या फिर ड्रम्स हो गए, ये बजाने का शौक था। अब पता है उसने कैसे सीखा? आप हैरान रह जाओगे सुन के। उस लड़की ने अपने शरीर के अंदर ये जो साउंड के वाइब्रेशन आते हैं, उनको महसूस करके सीखा। क्या आप यकीन कर सकते हो? सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, जो साउंड चल रहा है धपड़ धपड़ धमड़ धमड़ घमड़ घमड़ बड़बड़ बड़बड़, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। टन 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 टन, ये कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कान में एक आवाज नहीं आ रही है, लेकिन उनकी जो वाइब्रेशन है वो उसने महसूस की अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में। कभी तो बालों में उसने कुछ महसूस किया, कुछ अपनी स्किन के अंदर महसूस किया, अपनी चीक बोन्स में महसूस करती थी वाइब्रेशन को, अपने अपर बॉडी पार्ट में कुछ महसूस करती थी, अपने लोअर बॉडी पार्ट में कुछ महसूस करती थी, और उन महसूस करने से, उन वाइब्रेशन से वो ये सब कुछ बजाना सीखी। ऐसा सीखी कि दुनिया में इससे बड़ा कोई म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला ही नहीं बना। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड तोड़े उस लड़की ने कि आप सुन के हैरान रह जाओगे। क्या इंटरेस्टेड हो उसकी कहानी जानने में? ये लड़की कोई और नहीं, वो थी एवलिन ग्लेनी।
ये रही आपकी एवलिन ग्लेनी, इनको सुनाई नहीं देता है। और वो क्या है शी इज अ मल्टी परकशनिस्ट। परकशनिस्ट वो इंसान जो ताल से ऐसे तपड़ तपड़ अपने हाथों की कला से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। ड्रम देखा होगा आपने, जाइलोफोन आपने देखे होंगे, ये सारी चीजें क्या, पियानो हो गए, ये सारे क्या ताल से बजते हैं। ये सारी चीजें बजाने का रिकॉर्ड है इनका। शी इज अ डेफ है, सुनाई नहीं देता है। गिव्स फ्री कॉन्सर्ट फॉर हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के लिए फ्री में कॉन्सर्ट करती थी। दिल की भी बहुत बड़ी थी, दिल की अमीर थी। शी वॉन सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। इन्हें सोलोइस्ट यानी अकेले परफॉर्म करने का सबसे बड़ा अवार्ड इनको मिला था। इन्होंने लंदन के एक स्कूल में एडमिशन लिया और वहां इतने ज्यादा मार्क्स लाई, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि हिस्ट्री में वहां की इतने नंबर कोई नहीं लाया था, ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया था। ये वो हैं जिनको कह दिया गया था तुम्हें सुनाई नहीं देता है तो तुम सीख नहीं सकती, लेकिन सीखी तो ऐसा कि दुनिया में धूम मचा दी। तो अगर तुमसे कोई कहता है ना कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अरे तुम क्या कर लोगे, तुम्हारी तो अंग्रेजी खराब है, तुम्हारी तो शक्ल खराब है, तुम्हारी तो अकल खराब है, तो याद रख लेना एवलिन ग्लेनी को जो सुन नहीं सकती थी और उन्होंने पूरी दुनिया को सुनाया। फिर आओ इनकी कहानी जानते हैं। क्या गूज़बम्प्स आ गए इनके बारे में सुनते ही? क्या इनके बारे में सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो गए? हाँ, हो तो गए। मैं जब भी इनकी बात करता हूं मुझे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। क्या शानदार व्यक्तित्व है, व्हाट अ पर्सनालिटी शी इज। आइए देखते हैं। एवलिन ग्लेनी हैज मास्टरी ओवर 1000 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 1 2 3 नहीं। एवलिन ग्लेनी के बारे में अब अलग से तो लिखना है नहीं, ये तो मैंने बता दिया कौन है। शी वाज अ डेफ और क्या एक परकशनिस्ट है। परकशनिस्ट मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं हाथों से, उनको परकशनिस्ट बोलते हैं। ये तो हमें क्लियर ही हो गया। तो परकशनिस्ट है, ये तो क्लियर हो गया। उनको मास्टरी है कितने 1000 यानी 1000 से ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो बजा लेती हैं। एट 11 जब वो 11 इयर्स ओल्ड थी, शी लॉस्ट हर हियरिंग पावर। वो लॉस्ट कर गई, खो गई, उनकी सुनने की जो शक्ति थी वो खत्म हो गई। डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उनको डॉक्टर्स ने कहा कि आप ना अपना एक अलग स्कूल में, स्पेशल जो स्कूल्स होते हैं जो कि डेफ बच्चों के लिए होते हैं, वहां एडमिशन लें, वहां पढ़ाई करें, वहां वो चीजें सीखें। तो उन्होंने ना इस चीज को नकार दिया, कह रही मैं नॉर्मल लाइफ जीऊंगी, मैं अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाऊंगी। और कैसे ताकत बनाऊंगी? मास्टर परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, इनकी लाइफ में इनका बहुत बड़ा रोल था। रॉन फॉब्स ये भी एक परक्यूशनिस्ट थे, वही तबलाकार, वही जो परक्यूशनिस्ट इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग हैं, वही थे रॉन फॉब्स। ही हेल्प्ड हिम टू फील म्यूजिक नॉट थ्रू हर ईयर्स लिखा हुआ ईयर्स होगा। जो रॉन फॉब्स थे ना, उन्होंने इनको सजेशन दिया। उन्होंने कहा आप एक काम कीजिए, आप अपने कानों से मत सुनिए, आप इसे अपनी पूरी बॉडी से सुनिए, इसे महसूस कीजिए। शी कुड फील हायर ड्रम्स द वेस्ट अप एंड लोअर फ्रॉम वेस्ट डाउन। जो हाई नोट्स होते थे, जो हाई ड्रम होते थे, जो वो उसको कहां से सुनती थी? वो अपनी जो अपर पार्ट ऑफ बॉडी था उसे वहां महसूस करती थी। और जो लोअर ड्रम्स होते थे, लोअर जो ताल होती थी, उसे कहां से महसूस करती थी? अपने लोअर बॉडी पार्ट से महसूस करती थी। शी फील्स इट इन द स्किन, चीक बोन्स एंड इन हेयर। वो अपने चीक बोन्स में, अपने हेयर में, अपने स्किन में भी वो सारी वाइब्रेशंस को फील करने लगी थी। कानों से नहीं सुनाई देता था। वाइब्रेशन ऑफ म्यूजिक पासिस थ्रू वुडन प्लेटफॉर्म। जो वुडन प्लेटफॉर्म होता था जहां वो खड़ी होती थी और परफॉर्म करती थी, वहां भी जैसे वो धुन बजाती थी तो एक वाइब्रेशन आती थी, वो उसको भी फील करती थी। देख रहे हो एक डेफ इंसान वो सब कुछ फील करके इतना बड़ा पियानिस्ट बन सकता है, इतना बड़ा परकशनिस्ट बन सकता है। तो दोस्तों तुम क्या नहीं बन सकते हो? सोच के देखना एक बार। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे आने वाले कल के सितारे हो तुम, आगे देखो। शी गॉट एडमिशन इन रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में लंदन में आई थिंक ये है, उन्होंने एडमिशन लिया। स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। हाईएस्ट मार्क्स, वहां की एकेडमी में कभी इतने नंबर किसी के नहीं आए थे, इनके आए। वहां जो म्यूजिक सीखा इन्होंने वहां पे, ठीक है। तो दोस्तों इस कहानी में हमें क्या याद रखना है कि एवलिन कौन थी? एक डेफ मल्टी परकशनिस्ट थी। उनकी डेफनेस को कैसे उन्होंने ओवरकम किया था, कैसे म्यूजिक को सीखा था? तो अपनी बॉडी के थ्रू उन्होंने वाइब्रेशन जो होते थे, जो साउंड के वाइब्रेशन थे, उनको फील किया और म्यूजिक को सीखा। और क्या किया था उन्होंने? और क्या किया था? 1000 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकती थी। उनकी अचीवमेंट्स क्या थी वो याद रखनी। इतना कर पाओगे? आओ अब कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है इसका, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक?
वो कितने साल की थी जब उन्होंने एडमिशन लिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में? तो वो 17 ईयर्स ओल्ड थी। ये एक एक्स्ट्रा डिटेल है जो हमें पता चल गई। क्या? एट द एज ऑफ 17 एवलिन वाज एक्सेप्टेड इनटू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। इनिशियली वो क्या थी? हेजिटेंट थी, नर्वस थी, क्योंकि वो कभी इतने बड़े शहर में, ऐसे बड़े कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में म्यूजिक सीखने नहीं गई थी। बट अल्टीमेटली हर गोल वाज टू लर्न म्यूजिक। अल्टीमेटली उनका क्या गोल था? म्यूजिक को लर्न करना। तो वो बहुत एक्साइटेड थी। आगे बढ़ते हैं। When was her deafness first noticed? पहली बार उनकी डेफनेस कब नोटिस हुई थी? 11 साल की उम्र में तो कंफर्म हो गया था कि वो डेफ है, लेकिन पहली बार कब नोटिस हुई थी? When was it confirmed? और वो कंफर्म कब हुआ था? आओ चलो देख लेते हैं। At the age of 8 साल की उम्र में एवलिन्स मदर इजाबेल ग्लेनी ऑब्जर्व दैट एवलिन डिड नॉट रिएक्ट व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड ड्यूरिंग पियानो लेसन। जब वो 8 साल की थी, तो जब वो पियानो सीख रही थी, तब ना जब उनका नाम लिया जाता था तो वो रिएक्ट नहीं करती थी। तब वहां पे लगा था कि हाँ इनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जब ये 11 साल की हुई, ये अपनी जो डेफनेस की प्रॉब्लम को कंसील कर रही थी। स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया था? इनिशियली शी कंसील्ड हर डेफनेस, शी कंसील्ड द प्रॉब्लम ऑफ हर डेफनेस। लेकिन जब उनके एकेडमिक ग्रेड्स थे, यानी उनका जो रिजल्ट था वो डिक्लाइन होना शुरू हुआ, तब उनके पेरेंट्स ने उनको डॉक्टर्स को दिखाया। एंड एट द ईयर ऑफ 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 ईयर्स ओल्ड थी, दैट वाज कंफर्म्ड, ये कंफर्म्ड हो गया दैट शी इज कंप्लीटली डेफ। वो क्या है? डेफ है। याद रखोगे मेरा बच्चा? बिल्कुल याद रहेगा सर, बिल्कुल याद रहेगा। हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विद म्यूजिक? व्हाट डिड ही डू एंड से? किसने इनके म्यूजिक को कंटिन्यू करने में हेल्प की थी? हमें याद रखना है। क्या नाम था? अब तो आपको भी याद हो गया होगा। रॉन फॉब्स थे जिन्होंने इनकी हेल्प की थी और इनको सजेशन दिया था कि अपने ईयर से मत सुनो, अपनी पूरी बॉडी से सुनो। वही हमें इसमें लिखना है। लिख सकते हो आंसर? सर क्या एज इट इज यही आंसर लिखना है या बिल्कुल जो हमें बुक में दे रखा है वैसे लिखना है? नहीं 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 नहीं, हमें बस आंसर करेक्ट लिखना है। वर्ड्स हमारे अपने हो सकते हैं, कीवर्ड्स हमें उसके अंदर डालने हैं। और कीवर्ड्स में आपको बताता भी चल रहा हूं कि भाई जैसे किसी का नाम है तो वो नाम वही रहना चाहिए। जो प्रॉब्लम डेफनेस की, तो डेफनेस का ही प्रॉब्लम लिखना, कुछ और मत लिख के आ जाना। ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। उन्होंने हॉस्पिटल्स में और टीचर्स के लिए और स्कूल्स के लिए भी उन्होंने परफॉर्म किया था। तो ये सारी डिटेल और थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल है वो आप पढ़ ही लोगे, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक? एवलिन कैसे म्यूजिक को हेयर करती थी? अब तो पता ही हमें कि वेस्ट अप से हाई ड्रम्स जो होते थे, जो वेस्ट से नीचे पार्ट, तो स्लो ड्रम, स्किन, चीक बोन, ये सारे याद रहेंगे। टाइम तो ना लगाऊं मैं इसमें। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? मेरे सभी छोटे बहन भाई क्या ये सारे क्वेश्चंस और जो बचे हुए उनको देखेंगे अपनी प्रैक्टिस के लिए? देख पाएंगे? समझ में आ गया पूरा चैप्टर? मैं बढ़ता हूं एक दूसरे, इसकी चैप्टर की एक और पार्ट है बिस्मिल्लाह खान का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, उसकी तरफ बढ़ता हूं। दोस्तों आपकी बुक के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक ये है बिस्मिल्लाह खान की कहानी। इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहने वाले हैं। बिस्मिल्लाह खान कौन थे? पढ़ते हैं पहले उनके बारे में। ये जो शख्स है, क्या बजा रहे हैं? शहनाई बजा रहे हैं, और इनका नाम है रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल बिस्मिल्लाह खान। क्यों मैं इनके आगे इतनी ज्यादा इज्जत लगा रहा हूं, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। इनको भारत रत्न अवार्ड मिला हुआ है, जो इंडिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, सिविलियन का अवार्ड है। भारत रत्न 2001 में इनको मिला हुआ है। ही वॉज बॉर्न इन बिहार से थे, तो बिहार वाले स्टूडेंट जो हैं उन्हें तो इनके बारे में जरूर पता होगा। फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, 1916 में पैदा हुए थे। जो इनके बाप दादा चाचा वगैरह थे सब लोग म्यूजिशियंस ही थे, वो भी यही बजाने का काम करते थे। परफॉर्म्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इन्होंने परफॉर्म किया। परफॉर्म्ड इन लिंकन सेंटर हॉल, यूएसए के अंदर लिंकन सेंटर में इन्होंने परफॉर्म किया। ही लव्ड बनारस एंड दुमराव बिहार में एक जगह है। तो इन्हें गंगा का किनारा बड़ा पसंद था। यहाँ मंदिर में ये शहनाई बजाया करते थे। उस जमाने में शहनाई सिर्फ जो राजा का दरबार होता था वहां चलती थी, मंदिरों में चलती थी, किसी समारोह में चलती थी। लेकिन उन्होंने शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पे पहुंचाया, जहां लोगों ने शहनाई की भी कद्र करनी शुरू करी। ऑल ओवर दी वर्ल्ड शहनाई को पहचान किसने दिलाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। जब हमारा भारत आजाद हुआ, जब स्वतंत्रता हासिल हुई, तो स्वतंत्रता दिवस यानी जो हमारा इंडिपेंडेंस डे था, वहां भी रेड फोर्ट में दिल्ली में इन्होंने पो 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 ऐसे इन्होंने शहनाई बजाई खुशी के अंदर। वो खुशी का पल था, तो हिस्टोरिकल डे था जहां इन्होंने शहनाई बजाई। रेडियो के ऊपर इनकी शहनाई सुनाई दिया करती थी। तो शहनाई इक्वल्स टू बिस्मिल्लाह खान, इसलिए इनका नाम इतना है। साथ ही ये बाय रिलीजन मुस्लिम थे, लेकिन ये मंदिर में शहनाई बजाते थे।
इन्हें गंगा से प्यार था, तो इसलिए इनकी इज्जत और ज्यादा होती है कि इन्होंने, धर्म इनका अलग था लेकिन इन्होंने कभी किसी से भेदभाव नहीं किया, इन्होंने अपनी गंगा से इन्होंने प्यार किया, मंदिरों में बैठ के शहनाई को बजाने से इनको प्यार था, तो इसलिए इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती, क्योंकि काफी सेकुलर थे जबकि एक डिवोटेड मुस्लिम थे, बट एट द सेम टाइम ये इन्हें बड़ा प्यार था पूरी कल्चर से, इंडियन कल्चर से, तो एक ट्रू पेट्रियोटिक इनको माना जाता है, तो इसलिए ये चैप्टर और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए जानते हैं इसकी कहानी क्या थी। आइए दोस्तों इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मोटा मोटा देखते हैं। औरंगजेब जो कि एक मुगल शासक थे, औरंगजेब बैंड पुंगी, पुंगी बजती थी, एक पुंगी बजा देंगे, तेरी पुंगी बजा दूंगा, हाँ एक पुंगी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, औरंगजेब ने उसको बैन कर दिया था एज इट वाज अ नॉइज मेकर, क्योंकि औरंगजेब को लगता था कि ये ना नॉइज मेकर, इससे शोर होता है, इसलिए उस पर पाबंदी लग गई थी। A barber got a hollow stem wider and longer, made 7 holes and blew into it. एक बार्बर था, नाई था, उसने इसके पुंगी के अंदर सुधार करने के लिए क्या करा कि उसके अंदर 7 सुराख कर दिए, उसको थोड़ा लॉन्ग रखा, हॉलो स्टेम, खोखला एक स्टेम लिया और उससे बनाई शहनाई। अब इसका नाम शहनाई क्यों पड़ा? नाई यानी जो बार्बर होते हैं उनको नाई कहते हैं, तो नाई ने बनाया था, और शह यानी राजा, राजा के दरबार में प्ले होता था, तो इसलिए इसको क्या कहा गया? शहनाई कहा गया। It produced soft and melodious music, इससे बड़ा मीठा मीठा साउंड निकला जो इस शहनाई से निकला, called शहनाई, इसको शहनाई कहा गया। At 5, जब ये 5 साल के थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान started learning शहनाई at the temple of बालाजी and मंगला, जो मंदिर थे बालाजी के और मंगला के, वहां पे इन्होंने शहनाई को सीखना शुरू किया 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान ने। शहनाई प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, टेम्पल एंड वेडिंग, जो शहनाई कहां पे प्ले होती थी? रॉयल कोर्ट्स में, राजा के दरबार में, टेंपल्स में, और शादी ब्याह के अवसरों पे ये प्ले होती थी। ही ब्रॉट शहनाई टू क्लासिकल स्टेज, वो शहनाई को क्लासिकल स्टेज पे लेके गए। इन 1938, ये इंपॉर्टेंट ईयर है, याद रखना मेरे दोस्त, मेरे छोटे बहन भाइयों, जो 1938 था वो 1938 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। क्यों? उस टाइम पे क्या हुआ था? ही गॉट हिज बिग ब्रेक, इनको एक बिग ब्रेक मिला। कहां बिग ब्रेक मिला इन्हें? डिक्लेयर्ड बेस्ट परफॉर्मर, इनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला उस टाइम पे एट ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन इलाहाबाद। इलाहाबाद के अंदर ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस थी जहां इनको बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड मिला। फिर लखनऊ के अंदर भी AIR, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई। उस जमाने में टीवी आसान से नहीं होता था, टीवी नहीं था ऐसे घर घर के अंदर, उस जमाने में रेडियो चलता था, है ना, FM चलता था, तो रेडियो, FM भी नहीं, रेडियो चलता था, ऑल इंडिया रेडियो ही था सिर्फ। तो ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ की शुरुआत हुई, वहां भी इन्होंने अपनी शहनाई बजाई लखनऊ के अंदर 1938 में ही, और वो क्या हो गए? फेमस हो गए। कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिकेम फेमस शहनाई मैस्ट्रो, ये मैस्ट्रो बन गए, यानी शहनाई के उस्ताद बन गए। ये उस्ताद यहां से बने 1938 से। ही प्लेड शहनाई एट रेड फोर्ट इन 1947। इंपॉर्टेंट है, ये सारे ना क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हुए हैं, ये सब क्या है? लाइंस। ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे कि बताओ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इंडिपेंडेंस डे में उनका क्या योगदान था, या उस दिन उन्होंने क्या हिस्टोरिकल डे पे काम किया था? तो ही प्लेड शहनाई एट रेड फोर्ट इन दिल्ली के अंदर 1947 में इन्होंने शहनाई बजा के सेलिब्रेट की थी इंडिपेंडेंस डे को। इनको बड़ा बिग ब्रेक कहां मिला? क्वेश्चन आएगा कि व्हेन ही गॉट हिज बिग ब्रेक कब मिला था? ही गॉट बिग ब्रेक इन 1938 व्हेन ही प्लेड शहनाई एट ऑल इंडिया रेडियो इलाहाबाद एंड ही वाज डिक्लेयर्ड परफॉर्मर ऑफ द ईयर। इस तरीके से सारी बातें आपको लिख देनी है। फिर क्या हुआ था? ही रिफ्यूज टू स्टार्ट शहनाई स्कूल इन यूएस। जब ये यूएस में थे तो स्टूडेंट्स ने कहा कि आप यहां भी शहनाई का एक इंस्टीट्यूट खोल लें, शहनाई सिखाना शुरू कर दे। तो उन्होंने कहा मैं खोल दूंगा, एक काम करो, जो गंगा है ना, गंगा नदी को ना आप यहां पे बहा के ले आओ, और ऐसा ही माहौल बना दो जैसे वहां मंदिर है, गंगा का किनारा है, तो फिर मैं ये शहनाई यहां पे सिखाना शुरू कर दूंगा। यानी वो कहते थे कि मैं शहनाई तब इंजॉय करता हूं जब मैं वो माहौल को इंजॉय करता हूं। सो दैट वाज द ऑरा ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो टू बी ट्रांसपोर्टेड हेयर, तो उन्होंने क्या कहा कि ही वांटेड गंगा टू बी ट्रांसपोर्टेड देयर, कि गंगा को यहां पे ले आओ तो फिर मैं शहनाई बजाना शुरू कर दूंगा। ही सेड म्यूजिक इज इंडियाज रिचेस्ट हेरिटेज। उन्होंने कहा कि इंडिया की जो सबसे बड़ी विरासत है, हेरिटेज है, वो क्या है? म्यूजिक है। एंड दैट टू बी टॉट टू चिल्ड्रन, जो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। तो ये सारे वर्ड्स से, ये सारी जो सोच थी वो थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड कि बताइए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का क्या कंट्रीब्यूशन था शहनाई में या म्यूजिक के अंदर, इंडिया के अंदर? वो इंडिया के बारे में क्या सोचते थे और उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे, उनकी क्या अचीवमेंट थी, इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये पूरी समरी, जो छोटी सी समरी मैंने कराई है, वो अगर आपको याद रह गई तो आप इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन के आंसर इजीली कर सकते हो। इसके लिए ना आप ये चार्ट जरूर याद रखना, ये जो चार्ट मैंने यहां पे बनाया है ना, ये जरूर याद रखना। इनका कैरेक्टर स्केच है एक तरह से कि कब पैदा हुए, कहां पैदा हुए, और बनारस और दुमराव से इन्हें बड़ा प्यार था।
वहां की गलियों से, वहां के रास्तों से इनको बड़ा प्यार था। तो ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी इस चैप्टर से रिलेटेड। आइए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसके जो छोटी मोटी जानकारी हमारी बची हुई है वो और हासिल कर लेते हैं। आइए दोस्तों इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी? औरंगजेब ने पुंगी को बैन क्यों किया था? क्या इसका आंसर आपको पता नहीं? आप पता है, क्योंकि औरंगजेब के अकॉर्डिंग पुंगी क्या करती है, नॉइज मेकर है, शोर करती है, इसलिए उसके साउंड को वो अच्छा नहीं समझते तो उन्होंने बैन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? पुंगी से शहनाई डिफरेंट क्यों है? तो आपको उसका लिख देना है कि नाई ने क्या क्या उसके अंदर चेंजेस किए थे। होलो स्टेम है, उसके अंदर 7 होल्स है, ये सारी बातें हम लिख देंगे उसमें। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज इट? शहनाई पहले ट्रेडिशनली पहले कहां प्ले होती थी? तो हमें पता है कि वेडिंग में प्ले होती थी, टेंपल में प्ले होती थी और राजा के कोर्ट में, रॉयल कोर्ट में होती थी। बाद में जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे उसको क्लासिकल स्टेज पे ले गए थे। तो दैट वाज अवर आंसर। क्या बार बार इंग्लिश में बोलने की जरूरत है? अब तो याद हो रहा है, याद हो रहा है सर। एक दो बार हम आपका लिखा हुआ है समरी ना दोहरा लेंगे ताकि हमें वो लाइंस और ज्यादा लर्न हो जाएं, याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन, कब एंड हाउ, और कैसे, कब और कैसे डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिग ब्रेक कब मिला था? कौन सा यार याद आ रहा है मुझे? याद आ रहा है 1938 में बिग ब्रेक मिला था। एआईआर इलाहाबाद में परफॉर्म किया था, बेस्ट परफॉर्मर बने थे। फिर लखनऊ में एआईआर पे परफॉर्म किया था और वहां से ये फेमस हो गए थे। Where did बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1957? 15 अगस्त को कहां प्ले किया था? एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। वो हिस्टोरिक क्यों था? Why was the event historic? क्योंकि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, भाई हिस्टोरिक इसलिए था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। Why did बिस्मिल्लाह खान refuse to start a शहनाई स्कूल इन यूएस? यूएस में क्यों स्टार्ट नहीं किया था? बिकॉज ही डिड नॉट गेट द एटमोस्फेयर। वहां वो एटमोस्फेयर नहीं था, वहां पे वो गंगा नहीं थी, वहां पे वो मंदिर नहीं थे जहां वो प्ले करते थे। तो वो सारी बातें हम उसमें लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे सर। ठीक है, नेक्स्ट है, फाइंड एटलीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट। इंस्टेंस का मतलब होता है एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल दीजिए विच टेल यू, जो आपको बताते हैं कि बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया और बनारस। इंडिया और बनारस से क्यों प्यार था ये आपको बताना है। तो हमने पहली बात तो क्या देखी थी, यूएस के अंदर सेटअप करने से, इंस्टीट्यूट खोलने से मना कर दिया था। हाँ जी, इससे पता चलता उन्हें प्यार कितना था कि गंगा चाहते थे वो वहां पे, ठीक है, गंगा किनारा चाहते थे। सेकंड, वो इंडिया को क्या कहते थे जब उन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला 2001 में? व्हाट ही सेड, क्या लास्ट लाइन थी कि इंडियाज बिगेस्ट रिचेस्ट थिंग क्या है, रिचेस्ट थिंग क्या है? द कल्चर। जब म्यूजिक क्या है? वो हेरिटेज है। तो इंडिया का रिचेस्ट हेरिटेज क्या है? उसका म्यूजिक है। जो कल्चर है सबसे बड़ा वो म्यूजिक ही है। म्यूजिक को सीखना है और अपने बच्चों को सिखाना है। तो इससे पता चलता है कि उनको भारत से बहुत प्यार था। ठीक है, तो रिचेस्ट जो जिस चीज को सबसे जो अमीर चीज मानते थे वो क्या, कल्चर को मानते थे, म्यूजिक को मानते थे और म्यूजिक को हेरिटेज मानते थे। ठीक है, रिचेस्ट हेरिटेज इज म्यूजिक। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मेरे दोस्त, मैं नहीं चाहता कि कोई कसर रह जाए। आप इसके पीवाईक्यूज भी आराम से देखना है, फाइल में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ड्राइव से फ्री में डाउनलोड कर लेना। मैं बढ़ता हूं आगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी ये बिस्मिल्लाह खान वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या इस बिस्मिल्लाह खान का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, भारत से कितना प्यार करते थे, इसके ऊपर ज्यादा आएगा। तो ये चीजें याद रख लेना। कर पाओगे क्या? मैं आगे बढ़ूं, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द लिटिल गर्ल, और इससे ना मुझे एक गाना याद आ रहा है। वो सॉन्ग है, अंबर पे मेरे एक ही तारा हो, एक तारा हो तुम, पापा मेरी जान हरदम रखना, ये हाथ ये सर पर तुम। जी हाँ, पिता के ऊपर, पिता के प्यार से रिलेटेड एक कहानी है। एक छोटी प्यारी सी बच्ची की कहानी है जहां वो अपने पिता से प्यार बहुत करती है लेकिन उनसे डरती है, क्योंकि पिता ना एक तो बहुत लंबे चौड़े, ऊपर से बहुत गुस्से वाले भी हैं, उसे डांट भी देते हैं। लेकिन उस बच्ची के मन में पिता के लिए बहुत प्यार है, बहुत प्यार करती है। वो अपने पड़ोसी को देखती है कि कैसे वो अपने पापा के साथ खेल रहे हैं, उनके बच्चे, वो भी वैसे ही खेलना चाहती है अपने पिता के साथ। बट उसके मन में जो डर होता है, वो भी ऐसे ही खेलना चाहती है अपने पिता के साथ, लेकिन उसके मन में ना डर होता है, अपने पापा से डरती है। वही डर, वही रिश्ता इसमें दिखाया गया है द लिटिल गर्ल चैप्टर में, जहां उसके पिता वैसे तो कोकोनट की तरह हार्ड है लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट हैं। ऐसे हमारे कुछ टीचर्स भी होते हैं जिन टीचर्स को हम सोचते हैं कि बड़े स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन असल में वो हमसे बहुत प्यार कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, तो ये कहानी केजिया की कहानी, नाम ही कितना प्यारा है, केजिया। केजिया की कहानी, कौन है केजिया? शी मिसअंडरस्टूड हर फादर्स स्ट्रिक्टनेस। जो उसके पापा की स्ट्रिक्टनेस है वो उसको मिसअंडरस्टूड कर जाती है, सोचिए मुझसे प्यार नहीं करते। दूसरा, स्केयर्ड ऑफ हिम, और उनसे डरती है। किससे? अपने पापा से डरती है। आइए देखते हैं इसकी पूरी कहानी। अ स्टोरी ऑफ केजिया केप्ट अ डिस्टेंस फ्रॉम हिज फादर।
एक छोटी बच्ची है केजिया जो कि अपने पापा से ना डिस्टेंस रखती है, दूर दूर रहती है, डरती है उनसे। कंसिडर्ड हिम एज बिग एज जायंट, वो नहीं सोचते कि एक ना किसी राक्षस जैसे, जायंट जैसे लगते हैं, ये बड़े सारे हैं। गॉट नर्वस, उनको देखते ही नर्वस हो जाती है। स्टटर अगेंस्ट हिम, उनके सामने से हकलाने तुतलाने लगती है और पापा को देख के पापा 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 ऐसे डर जाती है। हर ग्रैंडमदर सजेस्टेड, हर ग्रैंडमदर, उसकी ग्रैंडमदर उसको क्या सजेस्ट करती हैं, सजेस्टेड हर टू मेक अ गिफ्ट फॉर फादर। वो कहती कि अपने पापा के लिए ना तुम एक गिफ्ट बनाओ, उनको गिफ्ट दो, डरो मत और उनसे ना बात करो। तो उनको सजेशन देती है कि अपने पापा के लिए एक गिफ्ट बनाओ। तो क्या करती है, शी मेड अ पिन कुशन, वो एक पिन कुशन बनाती है, फिल्ड इट विद पेपर। अब वो जाती है, देखती किससे कि उस कुशन को किससे मैं भरूं, तो उसको कुछ चीज मिलती नहीं। तो फिर वो क्या करती है, वो ना कुछ पेपर्स मिलते हैं उसको, वो उनको ऐसे टीयर करती है, ऐसे फाड़ती है और फाड़ के ऐसे उसमें भर देती है कुशन के अंदर। अब पता है क्या होता है, वो पेपर कौन से होते हैं, वो पेपर उसके पापा की हर फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच, उनकी एक इंपॉर्टेंट स्पीच होती है, वो उसको फाड़ के उसमें डाल देती है। इस बात पे पापा बहुत एंग्री हो जाते हैं, हर फादर गॉट एंग्री, और उल्टा खुश होने के वो गुस्सा हो जाते हैं। हर फादर पनिश्ड हर विद अ रूलर, एक रूलर लेते हैं, उसको पिटाई करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं। शी सॉ मिस्टर मैकडोनल्ड प्लेड लविंगली विद चिल्ड्रन, उसके जो नेबर होते हैं, अंकल मैकडोनल्ड जो होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। तो उनको देखती है, उसको लगता है कि यार कितनी जॉयस लाइफ है, कितनी अच्छी लाइफ है इनके बच्चों की, काश मेरी भी ऐसी ही लाइफ होती, मैं भी अपने पापा के साथ खेलती। बट एक बार क्या होता है, वंस हर मदर फेल इल एंड हॉस्पिटलाइज, एक बार ना उसकी माँ की ना, मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है और वो हॉस्पिटलाइज होती है। ऐसे में वो घर पर अकेली होती है कुक के साथ। फिर क्या होता है, शी वॉज लेफ्ट अलोन एट होम एट नाइट, शी हैड अ नाइटमेयर। रात को ना अचानक से ना उसको एकदम बुरा सपना आता है, वो एकदम चीख मार के उठती है। जैसे वो उठती है तो उस देखती है कि उसके पास ना उसके पापा खड़े हैं। उसके पापा उसको ऐसे गोद में उठाते हैं, पिक्ड हर अप, उसे गोद में उठाते हैं और उसको अपने रूम में ले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, टग्ड हर अप इन हिज बेड एंड फेल asleep, और उसको ऐसे लिपटा के अपने से टक करके और सो जाते हैं। ऐसे वो खुद सो जाते हैं। उस वक्त वो क्या कर रहे थे, शी फेल्ट बीटिंग ऑफ हर फादर्स हार्ट, उस वक्त अपने पापा के दिल की धड़कन सुन रही होती है, क्योंकि उनके सीने से लगी हुई होती है। एक काम अभी तुम भी करना, अपने पापा के पास जाओ, ऐसे उनके ना गले से ऐसे लग जाओ और उनकी ना हार्ट बीट सुनो, और फिर मुझे बताना कैसा महसूस हुआ तुम्हें। जाओ लड़को, तुम भी शर्माओ मत, ये पल ना बड़ा सुनहरा पल है, बहुत ब्लेस्ड हो तुम, तुम्हारे पास मम्मी पापा हैं, बहुत ब्लेस्ड हो। जाओ उनके पास, ऐसे उनके सीने पे सर रखो, और फिर जब उनकी हार्ट बीट तुम्हें सुनाई देना, फिर मुझे बताना कैसा लगा। वही केजिया को लगा था, वो अपने पापा का हार्ट बीट को सुनती है एंड रियलाइज करती है, शी रियलाइज हर फादर इज जनरस एंड अ लविंग मैन। तब उसे समझ में आता है कि मेरे पापा तो बहुत प्यार है, वो तो मुझे बहुत प्यार करते हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं डर गई हूं तो कैसे मुझे गोद में उठा के अपने पास ले गए, मुझे सुलाया और मेरे को प्यार किया। तो तब उसका एहसास होता है लिटिल गर्ल को कि उसके पापा बहुत प्यार करते हैं उससे। अब मेरे छोटे बहन भाइयों को एक डाउट आ सकता है कि भैया ये तो बताओ, ये पिन कुशन क्या चीज होती है जो केजी अपने फादर के लिए बनाती है। तो वो एक तरह का ना बॉल समझ लो, फॉर्म का बॉल समझ लो, जिसके अंदर पिन जो होती है ना, नीडल जो फाइलों में लगाने के लिए पिन लगाते हैं, उसको रखने के लिए, ऐसे लगाने के लिए एक तरह का बॉल समझ लो, फॉर्म का बॉल समझ लो, या कपड़े का बॉल समझ लो कि पिन ऐसे ऐसे रख दी जाए, उसके अंदर पिन होल्डर कह सकते हैं इसको। तो पिन कुशन वो होता है। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मेन क्या याद रखना है कि केजिया अपने फादर से क्यों डरती है, केजिया के फादर किस तरह के इंसान हैं, वो कितने स्ट्रिक्ट हैं, ये हमें याद रखना है, और कैसे वो रियलाइज करती है कि उसके फादर उससे प्यार करते हैं। ये इसके मेन क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पापा से डरती है क्योंकि वो बहुत स्कोल्ड करते हैं उसको, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो उनसे डरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर द पीपल इन केजियास फैमिली, केजियास की फैमिली में कौन कौन था, उसके फादर हैं और उसकी मदर है, जो कि वो भी स्टर्न मदर है, स्ट्रिक्ट मदर है, और उसकी ग्रैंड मदर है, और केजिया खुद है। 4 लोग फैमिली में है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देख लो, व्हाट वाज केजियास फादर रूटीन, केजिया के फादर का रूटीन क्या था बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज ऑफिस, और ऑन संडेज, संडे को क्या रूटीन था, ऑफिस जाने से पहले क्या रूटीन था, और ऑफिस से वापस आने के बाद क्या रूटीन था। ये आंसर अच्छे से देख लेते हैं। बिफोर गोइंग टू ऑफिस, केजिया's फादर वुड विजिट केजिया इन हर रूम, गिव हर अ किस एंड देन लीव फॉर वर्क इन हिज कैरियर। जैसे वो काम पे जा रहे होते थे ना, एक फॉर्मल किस जरूर करके जाते थे अपनी बेटी को, लेकिन वो डरती रहती थी, तो ऑफिस जाने से पहले तो ये काम करते थे। ऑफिस से आने के बाद क्या करते थे, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस इन द इवनिंग, केजिया's फादर वुड ऑर्डर दैट टी बी ब्रॉट फॉर हिम इन द ड्राइंग रूम, वो ऑर्डर देते थे कि ड्राइंग रूम में मेरे लिए चाय लेके आओ। ही वुड ऑर्डर फॉर हिज स्लीपर्स एंड द न्यूज़पेपर्स इन अ लाउड वॉइस, ऐसे करके बोलते थे, अरे मेरी स्लीपर्स और मेरे न्यूज़पेपर्स लेके आओ जरा अभी ड्राइंग रूम में जल्दी से। इस वजह से वो डर जाती थी,
उड़ जाती थी, पापा से डर लगता था क्योंकि लाउड वॉइस में वो ये बात करते थे। संडे को क्या करते थे वो, संडे आफ्टरनून ही वुड स्ट्रेच आउट ऑन द सोफा, हिज हैंकचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशन्स एंड वुड स्लीप साउंडली एंड स्नोर। स्नोर मतलब खराटे लेना। वो ऐसे एक पैर ऐसे रखते थे और ऐसे ना अपने मुंह पे ऐसे हैंकचीफ डाल के ऐसे सोते थे, कुशन पे पैर रख के यूं कर ऐसे करके ना वो डरती थी, वो अपने पापा से डरती थी क्योंकि वो संडे आफ्टरनून में उनका ऐसे बीतता था। तो तीनों पॉइंट याद रह गए, बिफोर गोइंग टू ऑफिस, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस एंड ऑन संडेज। इज इट क्लियर? क्लियर है ना मेरे भाइयों मेरे बहनों? आ जाओ आ जाओ आ जाओ मेरे चैंपियंस। In what ways did Kezia's grandmother encourage her to get to know her father better? उसकी ग्रैंडमदर ने क्या सजेस्ट किया था कि उनके लिए आप गिफ्ट दो और पिन कुशन बनाओ। ठीक है, ये तो हमें पता है कि ग्रैंडमदर विश्ड फॉर Kezia to build a close loving relationship with her parents to help foster this connection. She suggested that Kezia spend Sunday afternoon downstairs with her parents, giving her the opportunity to understand them better, कि उनको अंडरस्टैंड करे। और ये वाली बात इसमें आप ऐड कर सकते हो कि भाई गिफ्ट कर देने के लिए उन्होंने उसको सजेस्ट किया था। ठीक है, कि अपने पेरेंट्स से अच्छा कनेक्शन बनाओ और उनको गिफ्ट दो। नेक्स्ट था Kezia's effort to please her father resulted in displeasing him very much. How did this happen? मेन इसका यही है कि उसके पापा उससे नाराज क्यों हो गए थे जब वो उनको प्लीज करने की कोशिश कर रही थी। प्लीज मतलब खुश करने की कोशिश कर रही थी। तो वही बोलेंगे कि वो गिफ्ट करना चाहती थी, पिन कुशन उसने बनाया था बट उसको कुछ नहीं मिला, तो उसने अपने फादर के पेपर को टॉर्न कर दिया था, टीयर कर दिए थे, जिस वजह से हर फादर गॉट एंग्री एंड ही पनिश्ड हर, और उसको पनिश किया था विद अ रूलर। ठीक है, इतना क्लियर है, और स्कोल्ड भी किया था। गॉट इट? ये अब आप पढ़ लोगे। अब इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि आपको इससे रिलेटेड कोई दिक्कत आएगी, लेकिन मेरे बच्चों, मेरे छोटे बहन भाइयों, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं एडिशनल तुम्हें दे रहा हूं, वो जरूर देखना, जरूर देखना। मैं यहां कराता लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपका बहुत सारा समय ले लूं, ये वीडियो बहुत लंबी चौड़ी बन जाए, इसलिए मैं रुका हुआ हूं। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? वादा करोगे ना? प्रॉमिस है ना? आगे क्वेश्चन भी करोगे? कहीं कोई डाउट आता है क्या करोगे? कहीं कोई डाउट आता है तो डियर सर काशिफ, ये मेरी पर्सनल आईडी है, पर्सनल आईडी पे मैं कोशिश करता हूं तुम सबको डायरेक्ट रिप्लाई करूं, लाइव आ जाता हूं वहां पे, तो उसे फॉलो कर लेना, वहां अपने सवाल पूछ सकते हो। तो टेंशन मत लो, इंस्टाग्राम पे अपने मम्मी पापा की आईडी से भी जाके पूछ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो बस एक ही लक्ष्य है, एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप लोगों की हेल्प करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों, आपकी बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन का चैप्टर है, जो कि इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट में से एक हैं, और जिसमें इनकी जो कहानी है वो बताई गई है। अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड। ब्यूटिफुल माइंड किसका? एल्बर्ट आइंस्टाइन का। जो काम इन्होंने किया है वो लोगों ने सोचा भी नहीं था, और इनका बचपना कैसा था, इनकी मैरिड लाइफ या इनकी पर्सनल लाइफ कैसी थी, वो सब कुछ इसमें बताया गया। इनका टीचर्स का इनके प्रति क्या रवैया था, ध्यान से सुनना, इनके टीचर्स इनको क्या बोलते थे। आओ चलो शुरू करते हैं। अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, एल्बर्ट आइंस्टाइन की कहानी। Albert Einstein was born on 14th March in 1879 in Germany. अल्म या उल्म नाम के एक जगह पे जो जर्मनी में था, वहां एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था। टिल 2.5, जब ये 2.5 साल के थे, ही कुड नॉट स्पीक, वो बोल नहीं पाते थे। 2.5 साल का बच्चा बोलने लगता है, ये नहीं बोल पाते थे। लेकिन जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो ट्वाइस बोलते थे, बार बार बोलते थे। जैसे इन्हें बोलना मम्मा तो मम्मा मम्मा, मतलब इनको प्रॉब्लम थी, इनको प्रॉब्लम थी। हर मदर थॉट, इनकी मां को लगा, क्या थॉट, क्या सोचा, ही इज क्रेजी, कि ये थोड़ा एबनॉर्मल बच्चा है मेरा, एबनॉर्मल बच्चा। मां को ही लग रहा था, मां को ही लग रहा था कि मेरे बच्चे में कोई कमी है, ये कोई स्पेशल बच्चा है जिसके अंदर दिक्कत है, ये क्रेजी है, पागल है, दीवाना है, एक ऐसा बच्चा है, अबनॉर्मल हेड। इनका हेड का साइज भी बड़ा था, तो मां को लगता था कि मेरे बच्चे में कोई कमी है, ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, पागल है, थोड़ा दिमाग से खराब है। हिज मास्टर कॉल्ड हिम स्टूपिड, गुड फॉर नथिंग। इनके टीचर ने इनसे कहा, इनके प्रोफेसर ने कहा, क्या कहा पता है, तुम किसी काम के नहीं हो, मैं लिख के देता हूं, तुम लाइफ में कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे। ऐसा कानों में गूंज गई आवाज, ऐसा बोला गया। किसको? एल्बर्ट आइंस्टाइन को। उनके टीचर ने डिस्करेज किया। अगर कोई तुम्हें, तुम्हारे टीचर बोल रहे हैं, कोई ट्यूटर बोल रहा है, कोई भैया बोल रहा है, कोई पड़ोसी बोल रहा है ना तुम्हें, तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा है तुम्हें कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, अरे तू क्या कर लेगा, तेरे बस की क्या है। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सेम बात बोली गई थी, सेम बात, कि तुम किसी काम के नहीं हो। लिटरली ये वर्ड बोला था इनके टीचर ने इनको। और बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, एट 6, जब ये 6 साल के हुए, ही लर्न टू प्ले पियानो। इन्होंने पियानो सीखा अपनी मम्मी के कहने पे, और ये बहुत अच्छे पियानो बजाने वाले वादक बन गए, जहां पे इनको पियानो बजाना बहुत अच्छे से आ गया था, जो जिंदगी भर इन्होंने कंटिन्यू रखा। फिर क्या हुआ, जब ये 15 साल के हुए, फैमिली शिफ्टेड टू म्यूनिक, फैमिली शिफ्ट कर गए म्यूनिक में उनसे, लेफ्ट स्कूल ड्यू टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन।
अब जहां जिस नए स्कूल में गए वहां के टीचर्स से वहां का माहौल इन्हें पसंद नहीं आया, वहां बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, रूल्स एंड रेगुलेशन था इनके। अक्सर वहां लोगों से, टीचर्स से, मैनेजमेंट से इनके क्या होते थे, डिस्प्यूट्स होते थे, क्लैशेस होते थे। इन्होंने वहां से स्कूल छोड़ दिया। फिर बाद में जॉइंट यूनिवर्सिटी स्कूलिंग खत्म करने के बाद ज्यूरिक में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। मेट मिलेवा मैरिक, गॉट मैरिड, 2 सन्स एंड डिवोर्स्ड। वहीं ना उन्हें एक यूनिवर्सिटी में एक लड़की मिली जो इनसे 3 साल बड़ी थी। अब जब इन्होंने ये बात अपनी मम्मी से कही कि मुझे इनसे शादी करनी है, तो माँ ने कहा कि नहीं, ये कोई किताब नहीं है, तुम ना इसको किताब की तरह देख रहे हो, इस लड़की को, जिसे तुम पढ़ दोगे, तुम उसे पढ़ने के चक्कर में हो कि इस किताब को पढ़ोगे और खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या करोगे। ये लड़की कोई बुक नहीं है, तुम इससे शादी मत करो, 3 साल तुमसे बड़ी है और बहुत ज्यादा समझदार है। समझदार इंसान से शादी नहीं होती है। 2 समझदार इंसान आपस में प्यार नहीं कर सकते, एक को बेवकूफ होना जरूरी है ताकि वो रिश्तों को समझ सके, वो दब जाए। जब एक दबाए दूसरा दब जाए, ऐसे रिश्ता चलता है। जब दोनों ही दबाना चाहेंगे तो रिश्ता नहीं चल पाएगा। तो इनकी माँ ने बहुत अच्छी राय दी थी। माँ ने कहा वो बहुत समझदार लड़की है, तुमसे 3 साल बड़ी, कुछ ज्यादा मैच्योर है, इंटेलिजेंट है, तुम्हारी नहीं निभेगी उससे, मत करो उससे शादी। इन्होंने की शादी, 2 बच्चे हुए और फिर बाद में डिवोर्स हो गया, इनका तलाक हो गया। फिर बाद में इन्होंने अपने कजिन से शादी कर ली। फिर क्या हुआ, इन 1915 पब्लिश्ड हिज पेपर ऑन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक माना जाता है। इन्होंने पेपर लिखे किसके ऊपर, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर। इन्होंने एक नया सिद्धांत लोगों को दिया, इन्होंने इन लोगों को बात बताई, मेड हिम फेमस, जिसकी वजह से इनकी जो थ्योरी थी, जनरल रिलेटिविटी जो थ्योरी थी, वो बहुत बहुत फेमस हुई और इनको पॉपुलैरिटी मिली। इन 1938 में कुछ और भी तो हुआ था, बिस्मिल्लाह खान, हाँ याद आया। 1938 में क्या हुआ, रॉट अ लेटर टू फ्रैंक रूज़वेल्ट, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनको इन्होंने लेटर लिखा अबाउट डेंजर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स। एटॉमिक बॉम्ब के डेंजर, खतरे के बारे में इन्होंने बताया। यानी इनको दुनिया की बड़ी चिंता थी, तो ये दुनिया के बारे में भी सोचते थे, एक ऐसे इंसान थे। फिर क्या किया इन्होंने, व्हेन अमेरिका ड्रॉप्ड एटॉमिक बॉम्ब्स, जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर में बॉम्ब को ड्रॉप किया, एटॉमिक बॉम्ब से हमला किया और वहां हजारों लाखों लोग मर गए, तो इन्होंने क्या करा, ही वॉज डीपली हर्ट, वो बहुत, इनको बड़ा दुख हुआ, एंड रोट टू यूएन टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। तब इन्होंने यूएन को लिखा, यूनाइटेड नेशंस को, कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाई जाए, सारे दुनिया के देश आए और एक गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नेंस फॉर्म करते हैं, जो पूरी दुनिया को इस डिस्ट्रक्शन से बचा ले। क्योंकि इन्हें बड़ा दुख हुआ था कि इंसानियत का कत्ल हो रहा था वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो ये सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं थे, ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे, ये ह्यूमैनिटी की बहुत चिंता करते थे, ये पूरे वर्ल्ड को एक ह्यूमैनिटी, एक ब्रदरहुड की तरह देखते थे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे जोर देते थे। ही एडवोकेटेड वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी की एडवोकेसी करते थे, यानी उसका समर्थन करते थे। वर्ल्ड पीस यानी दुनिया में शांति हो, इसकी तरफ इनका ध्यान रहता था। ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, इनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला। और इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या थी, इनकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अंदर इनका सबसे बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था, इनका उसी में इंटरेस्ट था, जो यूनिवर्सिटी में रहते हुए इन्होंने उस पर बहुत काम किया, बड़ी बड़ी इन्होंने अपनी डिस्कवरीज की थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने तो बहुत कुछ किया था, लेकिन क्लास 9th की इंग्लिश के लेवल पे हमें इनकी अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम में अगर ये पूछने पे आ गया तो तुम साइंस के स्टूडेंट बन जाओगे, और वो भी शायद 10th और 11th के साइंस के स्टूडेंट। तो दिमाग से सोचना है हमें कि इनका मोटा मोटा हमें याद रखना है, मोटा मोटा याद रखना है, उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे, क्लियर हो गया। बचपन में क्या हुआ था इनके साथ, ये याद रख सकते हो, हाँ याद रख सकते हैं। बाद में इन्होंने किस चीज की इन्वेंशन की, जो सबसे पहले फेमस किससे हुए थे, रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, हाँ जी वो याद रखेंगे। हाँ, वर्ल्ड वॉर जब हुआ, एटॉमिक बॉम्ब के बारे में इनका क्या सोचना था, इन्होंने क्या किया, वो हमें याद रखना है। ये मोटे मोटी 3-4 चीजें याद रख ली, इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा, टेंशन मत लो। आओ कुछ और, अब मोटा मोटा तो देख लिया, अब छोटी छोटी और डिटेल चीजें देख लेते हैं और इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड आइंस्टाइन्स मदर थिंक हिम टू बी। आइंस्टाइन की मदर को क्या लगता था कि वो कैसा बच्चा है, एबनॉर्मल बच्चा है, ड्यू टू हिज बिग हेड, क्योंकि उनका हेड बड़ा था, एबनॉर्मल लगते थे। वो उनको क्या समझती थी, फ्रीक समझती थी या क्रेजी समझती थी। आइंस्टाइन शोड नो अर्ली साइंस ऑफ जीनियस, वन डे कमेंट, शोड नो अर्ली साइंस, वो बहुत ही एबनॉर्मल थे, वो जीनियस नहीं लगते थे, वो सब हमने देख ही रखा है कि हाँ भाई ऐसा ही नहीं लगता था, उनका लार्ज हेड था, लोग वो बोरिंग समझते थे, उनके क्लासमेट्स, उनके टीचर उनको डम बोलते थे, स्टूपिड बोलते थे। व्हाट डिड आइंस्टाइन प्लेमेट्स कॉल हिम, उनको क्या बोलते थे, बोरिंग ब्रदर, क्या बोलते थे, ब्रदर बोरिंग, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ब्रदर बोरिंग उनको बुलाया करते थे उनके प्लेमेट्स जो थे। व्हाट काइंड ऑफ टॉयज अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ आइंस्टाइन, किस तरह के टॉयज उनको पसंद थे, मैकेनिकल टॉयज पसंद थे शुरुआत से ही। व्हाट डिड आइंस्टाइन से अबाउट हिज न्यूली बॉर्न सिस्टर, अपनी न्यूली बॉर्न सिस्टर के बारे में वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे when his sister Maja was born he commented fine but where are her wheels, के उसके व्हील्स का है, क्योंकि उनका माइंड ही मैकेनिकल था शुरू से ही।
व्हाट डिड द हेड मास्टर थिंक अबाउट आइंस्टाइन, उसके बारे में क्या कहते थे, ही इज गुड फॉर नथिंग, ये कभी भी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ये वाली बात वो उनसे बोलते थे। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिड आइंस्टाइन बिगिन टू लर्न, वाई पियानो सीखना शुरू किया था उनकी मदर के कहने पे। हाउ डिड आइंस्टाइन फेयर इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में क्या हुआ था भाई, उनके डिस्प्यूट्स होते थे, उन्हें डिसिप्लिन पसंद नहीं था, ये सारे क्वेश्चन थे। वाई डिड आइंस्टाइन हेट स्कूल, उनको स्कूल क्यों नहीं पसंद था, टू मच डिसिप्लिन था, डिस्प्यूट्स होते थे और उनको वहां का माहौल अच्छा नहीं लगता था, सफोकेशन लगता था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अब आप अच्छे से आंसर कर सकते हो। मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। याद रखना ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, द ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। इसमें से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, तो आपको ये जरूर देखना है। मैं बढ़ता हूं मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर है हमारा द स्नेक एंड द मिरर, एक सांप और एक शीशा। अब ये कहानी किसकी है, एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, वो एक कहानी सुना रहा है। क्या नरेट कर रहा है वो देखो, अ स्टोरी ऑफ ए होम्योपैथिक डॉक्टर एनकाउंटर्स विद अ स्नेक। ये पूरी कहानी है जहां पे एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसके पास एक सांप आ जाता है, कोबरा आ जाता है। कैसे आता है क्या होता है वो देखते हैं। वन हॉट समर नाइट सेट डाउन इन फ्रंट ऑफ मिरर, प्लानिंग टू शेव एवरी डे, ग्रो अ मुस्टाश, कीप अ स्माइल। एक दिन ना क्या होता है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर होता है वो ऐसे शीशे के सामने ऐसे कुर्सी पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि यार मैं कितना खूबसूरत, कभी भी होता नहीं ऐसे शीशे में हम भी देख रहे होते हैं, यार कितना खूबसूरत हो यार मैं, अरे कितना ही खूबसूरत हो यार, क्या हसीन चेहरा है मेरा, आहा, अगर मैं ये बियर्ड रख लूं तो कितना सुंदर लगूं, ये मूंछ रख लूं तो कितना सुंदर लगूं। और ऐसे लड़कियां सोचती हैं अगर ये मैं अपनी जुल्फें ये बाल अपने ब्राउन कर लूं तो मैं कितनी प्यारी लगूंगी, आहा हाँ, अगर मैं चश्मा लगा लूं तो कितनी प्यारी लगूंगी, ओह मुझसे तो हसीन कोई है ही नहीं, अरे मैं तो एक तितली हूं, ऐसे ऐसे मैं तो उड़ रही हूं, हाँ। लड़का कहता है अरे मैं तो शाहरुख खान जैसा, ऐसे एक मिनट यहां से देखो ना जरा, शाहरुख खान नहीं लग रहा, है ना, ऐसे हम लोग सोचने लगते हैं ना। बिल्कुल वो डॉक्टर भी ऐसे सोच रहा था कि अब ना मैं अपना अपीयरेंस ना बदलूंगा, अब मैं जो अपना लुक है उस पर काम करूंगा, मैं अब रोजाना शेव करूंगा, एक मुस्टाच रखूंगा, साथ में चेहरे पे एक स्माइल भी रखूंगा ताकि मैं और सुंदर लगूं, बहुत बढ़िया सा लगूं। और उसने और क्या प्लान किया कि अब मैं ना एक मोटी लड़की से शादी करूंगा जो तगड़ी मोटी डॉक्टर हो, अमीर हो। क्यों, अगर वो मेरे पीछे भागती हुई भी आएगी ना तो मुझे पकड़ नहीं पाएगी क्योंकि मोटी होगी, ऐसे वो सोचता है। ये सारी बातें वो सोच रहा होता है, अचानक से उसे पता चलता है he turned around and found a cobra on his shoulders। जैसे ही वो ऐसे उसे ना एकदम से चूहों की आवाज जैसे आती है, वहां आसपास चूहे बहुत रहते हैं, एकदम चूहों की आवाज बंद हो जाती है और उसको हिस साउंड आता है, ऐसे ऐसे ना सांप आता है, कोबरा। वो देखता है उसके शोल्डर पे होता है, ऐसे लिपटा हुआ होता है, उसके फेस से बिल्कुल 3 इंची दूर होता है वो कोबरा सांप। He sat there like a stone statue. Cobra was hardly 3 inches from his face। बिल्कुल वो उसको खाने को होता है, वो सोचता है यार मेरे पास कोई दवा है कि नहीं, अगर ये मुझे काट लेगा तो मैं वो दवा खा लूंगा कि नहीं, ये सब कुछ वो सोच रहा होता है। बिल्कुल पत्थर बन जाता है ऐसे स्टेचू। He realized God had punished him for being too arrogant. He is just a poor man, nothing to boast। वो उसे फिर एहसास होता है कि यार पता है ये ना गॉड ने ना मुझे, ऊपर जो ईश्वर है जो खुदा है, उसने ना मुझे ये एक रियलाइजेशन कराया है, उसने मुझे ये मेरी औकात याद दिलाई है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, कैसे मैं इतरा रहा था, कैसे मैं खुद अपनी तारीफें कर रहा था, क्या क्या सोच रहा था, मैं खुद पे घमंड कर रहा था, कितना सुंदर हूं मैं, है ना, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, है ना, देखो आज मेरी औकात क्या रह गई कि मैं बिल्कुल मरने के कगार पर, ये मेरा कभी भी काम तमाम कर देगा। उसको ये रियलाइजेशन हो रहा होता है। द स्नेक क्रॉल्ड सेट ऑन द टेबल। तभी ना स्नेक क्या होता है, ऐसे यूं ऐसे ना ऐसे क्रॉल करता हुआ, ऐसे रेंगता हुआ ना टेबल की तरफ चल जाता है, मिरर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर गॉट अप साइलेंटली एंड रन आउट द डोर। एकदम से डॉक्टर यूं हटता ही होता है, टिंग टिंग टिंग, और वो दरवाजे से बाहर भाग जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने 1-2 दोस्तों के साथ आता है जाके देखने के लिए कि भाई क्या रहा वहां पे, अब सांप था कि नहीं। वो जाके देखता है तो क्या होता है, he returned, found all his belongings had been robbed except his dirty vest। वो देखता है कि वहां जो भी उसका सामान था, सारे जो बिलोंगिंग्स है सब वहां पे लूट लिया चोरों ने, और वहां सिर्फ एक चीज बची थी, उसका बनियान, पुराना गंदा बनियान था, जो वो उसको बोलता भी, गाली देके बोलता है उसको कि वो चोर ना वो नहीं लेके गया, क्योंकि वो ना बड़ा साफ सुथरा चोर था, उसको हाइजीन का ख्याल था, इसलिए मेरा गंदा बनियान नहीं लेके गया। तो ये कहानी बहुत अच्छी सी कहानी है, सीधी सी कहानी है, सिंपल सी कहानी है। अब इसमें मेन क्वेश्चन क्या है, आज जल्दी देखते हैं इसके क्वेश्चन को और फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आइए इसके क्वेश्चंस देखते हैं दोस्तों। मोटा मोटा तो हमने समझ लिया, अब इसका छोटा छोटा देख लेते हैं। हाँ जी, द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। व्हाट साउंड डिड द डॉक्टर हियर? व्हाट डिड ही थिंक इट वॉज? हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट? अब ये पूछ रहा है कि वो साउंड ना सुनाया था, किस साउंड के बारे में बात हो रही है और कितनी बार उसने सुना था, देखते हैं। द साउंड दैट द डॉक्टर हियर्ड वाज दैट ऑफ रैट्स। रैट्स का साउंड था।
जो चूहे थे उनका, विच मूव्ड ऑन द बीम ओवरहेड, ही थॉट दैट इट वाज द स्क्वीकिंग ऑफ द रेट, ही हर्ड द साउंड थ्राइस, उसको 3 बार वो साउंड सुनाई दी, वो सोच रहा था चूहा का साउंड था। द प्लेसेस इन द टेक्स्ट विच इंडिकेट हिज एरर एज फेलोज, इस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बस इतना याद रखने का उसको रेट्स का साउंड लग रहा था, जो कि बाद में उसने 3 बार सुना, जो कि फिर बाद में उसे पता समझ में आया कि वो कोबरा आ गया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टू इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक व्हाइल ही वाज लुकिंग इनटू द मिरर, मिरर में देखते हुए वो कौन से 2 डिसीजन थे जो डॉक्टर है उसने लिया था। पहला डिसीजन, क्या वो रोजाना शेव करेगा और एक मुस्टैच रखेगा थिन। सेकंड डिसीजन कि वो स्माइल रखेगा अपने फेस पे अट्रैक्टिव देखने के लिए। नेक्स्ट है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, मैं मिरर में देखा और मैंने स्माइल किया। द डॉक्टर अ लिटिल लेटर ही सेज, थोड़ी देर बाद उसने कहा कि आई फॉरगॉट माय डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपनी तरफ देखा और बड़े कमजोर तरीके से मैंने मुस्कुराते हुए खुद को देखा। व्हाट्स द डॉक्टर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ, डॉक्टर का क्या ओपिनियन था जब उसने पहले मुस्कुराया था और वो बाद में मुस्कुराया था। पहली बार जब वो मुस्कुरा रहा था वो ये देख के मुस्कुरा रहा था कि मैं कितना एलिजिबल हूँ, मैं कुंवारा हूँ और मैं कितना खूबसूरत लगता हूँ, वो इस चीज़ पे था ना, उस चीज़ को सोच सोच के मुस्कुरा रहा था। सेकंड टाइम जब मुस्कुरा रहा था वो अपनी हेल्पलेसनेस को सोच के मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब सांप आ गया था, वो डर रहा था, तो यही उसका आंसर होगा। तो ये हमें पता ही है, इसमें और ज़्यादा बहुत सारे क्वेश्चन बनते नहीं, अब इससे कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली कर सकते हो। वो नरेटेड हिज इनकाउंटर विद द स्नेक, टू होम व्हाई डिड ही नरेट द इंसिडेंट, तो ये किसने नरेट किया है, होम्योपैथी डॉक्टर नरेट कर रहा था, क्योंकि वहाँ पे स्नेक्स के ऊपर बात चल रही थी तो वो नरेट कर रहा था। व्हेन एंड वेयर डिड द इंसिडेंट विद द स्नेक टेक प्लेस, ये स्नेक का जो था पूरा जो सारी चीजें थी वो कहाँ पे हुई थी, ये वाला इंसिडेंट कहाँ हुआ था। आफ्टर द नरेटर फिनिश हिज लंच इन अ रेस्टोरेंट एंड वेंट बैक टू हिज रूम, जब वो अपने रूम में गया था रेस्टोरेंट से 10 बजे करीब, वहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ था। व्हाई डिड द नरेटर हैव टू लाइट द केरोसिन लैंप ऑन रीचिंग हिज रूम, क्योंकि केरोसिन लैंप उसने क्यों जलाया था, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, छोटा छोटा हम देख रहे हैं, तो क्यों जलाया होगा, क्योंकि वहां पे अंधेरा था, ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इट वाज 10 o'clock एंड डार्क, सो द स्टोरी टेलर हैड टू लाइट द केरोसिन लैंप। डिस्क्राइब द नरेटर्स रूम, नरेटर का रूम कैसा था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसको अच्छे से एक बार घोट लेते हैं। स्टोरी टेलर लिव्ड इन अ स्मॉल पुअरली फिनिश्ड रेंटेड रूम था, दैट वाज इन्फेस्टेड विद रेड, जहां पे बहुत सारे रेड्स थे। इट वाज एन एक्सटीरियर रूम विद अ वॉल ओवरलुकिंग द गार्डन, the space had 2 windows, 2 windows थी, and the roof tiles were supported by beams from the wall. There was no ceiling, ceiling नहीं थी। The room had no electricity, electricity नहीं थी, डार्क था, उसको लैंप जलाना पड़ा था। इतना भी लिख दोगे तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, खत्म बात। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा, व्हाट सर्कमस्टेंसेस प्रॉम्प्टेड द डॉक्टर टू लिव इन अ स्मॉल पुअर हाउस, कौन से ऐसे हालात थे जहां डॉक्टर को इतने पुअर हाउस में रहना पड़ा। द डॉक्टर हैड ओनली रिसेंटली बिगन हिज प्रैक्टिस, उसने अभी अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, वो बहुत पुअर था, उसके पास पैसे नहीं थे, उसकी अर्निंग लो थी, दैट्स वाई उसको रहना पड़ा। तो कॉमन सेंस के क्वेश्चन नहीं है कि रूम बताओ डार्क क्यों था, उसको लैंप क्यों जलाना पड़ा, क्योंकि रूम डार्क था। वो गरीब क्यों था, वो इतने ऐसे सड़े हुए रूम में क्यों रहता था, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस न्यू थी, उसके पास अर्निंग नहीं थी, पैसे नहीं थे। अगर किसी को चैप्टर नहीं भी आता तो भी इस तरह के क्वेश्चन के आंसर कर सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर है, जरा भी कहीं भी दिक्कत आए मुझे बता देना, टेंशन मत लेना। अब बढ़ते हम आपकी किताब के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक और आ रहा है, बड़े प्यारे प्यारे चैप्टर है जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। अब ये चैप्टर कहां से बना है, किसका चैप्टर है, आइए बताता हूं दोस्तों। अब हम बात करेंगे हमारे रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल एपीजे अब्दुल कलाम साहब के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हो, ये हमारे प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बच्चों से इनका खास कनेक्शन है। क्यों? इन्होंने बच्चों के साथ बहुत काम किया है, बच्चों के फेवरेट हैं। अगर हम किसी को आइडियलाइज करते हैं, किसी को अपना आइडल मानते हैं, तो सब स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे बड़े आइडल हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। इनसे बड़ा कोई स्टूडेंट के लिए आइडल इस जमाने में नहीं हो सकता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किया, उसके बाद ही हमारे प्रेसिडेंट बने। इन्होंने कभी अपनी पावर का मिसयूज नहीं किया, इन्होंने हमेशा हमेशा बच्चों का और देश का सोचा, इन्होंने देश के लिए काम किया। इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इनके बारे में और क्यों पढ़ रहे हैं? इनकी खुद की एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब खुद की लिखी हुई किताब, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इसमें इन्होंने अपने बचपने का जिक्र किया है, अपने चाइल्डहुड का, कि कैसा इनका चाइल्डहुड था। तो वो वहां से उठा के वो हिस्सा, वो एक्सट्रैक्ट आपके चैप्टर में डाला गया है, जिसका नाम क्या रखा गया, माय चाइल्डहुड, कि मेरा चाइल्डहुड। तो इनका बचपना कैसा रहा, कैसा बीता, वो हम देखेंगे। अच्छा, इनके बारे में ना जितना पढ़ोगे उतना कम है। इन्हीं के बारे में कहा जाता है, इन्हीं का कोट था, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, अगर तुम शाइन करना चाहते हो सन की तरह, यू हैव टू बर्न लाइक द सन, तुम्हें सन की तरह जलना भी होगा। अगर तुम सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलो भी। दोस्तों, मेहनत करो, ये मेहनत जो आज अभी कर रहे हो ना, एक कामयाब होगी। इससे तुम अपने घर का, परिवार का, देश का नाम रोशन करोगे। आइए बहुत ही इज्जत और अदब के साथ हम ये प्यारा सा चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है माय चाइल्डहुड। अब इसमें एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या कह रहे हैं वो देखते हैं।
He was born in a middle class Muslim family, एक मुस्लिम फैमिली थी मिडिल क्लास, जिसमें इनका जन्म हुआ था 1931 में, 1931 में। कहां पे? एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ। इनके फादर, जिनका नाम जैनुल आबिदीन कलाम था, जैसे कि इनका नाम है ना APJ, तो अब्दुल पाकिर जैनुल आबिदीन कलाम, ऐसे इनका नाम होता है। तो जैनुल आबिदीन इनके फादर का नाम है। नॉट हाईली एजुकेटेड, वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट अ वेरी काइंड एंड जेनरस पर्सन, लेकिन बड़े बड़े दिल वाले, बड़े अच्छे, बड़े दयालु इंसान थे। So, दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने व्हाट ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? तो मदर से इन्होंने क्या सीखा कि फेथ इन गुडनेस, अच्छाई में विश्वास, एंड काइंडनेस, और फादर से क्या? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं। ही अर्न फर्स्ट वेजेस बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। भाई इन्होंने अपनी पहली कमाई न्यूज़पेपर बेच के इन्होंने हासिल की है यार। अपने कजन के साथ इन्होंने न्यूज़पेपर भी बेचे। आप सोच सकते हैं न्यूज़पेपर बेचने वाला प्रेसिडेंट बनेगा, इतने बड़े साइंटिस्ट बनेंगे, बट ऐसा हुआ है। आगे की कहानी देखते हैं। He had 3 बेस्ट फ्रेंड। बचपन में इनके 3 बेस्ट फ्रेंड थे। एक का नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाश। ये 3 इनके बेस्टी थे। When he was in 5th standard, जब ये 5वीं क्लास में थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये लिखा हुआ रहता है, ये वाला क्वेश्चन रखा हुआ रहता है, तो ध्यान से देखना। इनके साथ क्या हुआ? अ न्यू टीचर आस्क्ड हिम नॉट टू सिट इन फ्रंट रो। एक नए टीचर आए जिन्होंने इनसे कहा कि तुम फ्रंट रो में नहीं बैठ सकते हो। विद हाई कास्ट ब्राह्मण बॉयज, आप जो ये ऊंची जात के जो ब्राह्मण लड़के, उनके साथ तुम नहीं बैठ सकते, बिकॉज यू आर अ मुस्लिम, तुम मुस्लिम हो। यानी इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। दोस्तों हमारे देश में और पूरी दुनिया में हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है कि कोई किस जात में पैदा हुआ है, किस धर्म में पैदा हुआ है, उस हिसाब से लोगों को बड़ा या छोटा माना गया है। जबकि इससे ज्यादा बुरी चीज, इससे ज्यादा घटिया चीज कुछ नहीं हो सकती। क्या तुम्हारी अलग आंखें हैं? क्या तुम्हारे हाथ पैर अलग हैं? क्या तुम अलग पैदा हुए हो? तुम एक जैसे ही तो हो। किसके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि वो नीची जात का है, वो ऊंची जात का है? सिर्फ पैदा होने से किसी घर में कोई बड़ा हो सकता है? नहीं। कोई इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों की वजह से, अपने डीड्स की वजह से। उसका व्यवहार कैसा, उसका बिहेवियर कैसा है, वो उसके अंदर काइंडनेस है कि नहीं, क्या वो इंसान जेनरस है कि नहीं, ये चीजें मैटर करती हैं। उसके अंदर किस तरह के संस्कार हैं। तो ये घटिया सोच बहुत समय से थी। इनफैक्ट आज भी हम इससे पूरी तरह से नहीं निकल पाए हैं, जहां लोगों को छोटी जात का, बड़ी जात का समझा जाता है और उनसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। उस टाइम पे, पुरानी बात है 1930 की, 1930-40 की, तब तो सबसे ज्यादा होता था, जहां पे बड़ी जात वाले छोटी जात वालों को कम समझते थे और उन पर अत्याचार करते थे। तो न्यू टीचर आए, उन्होंने कहा कि तुम मुस्लिम हो ना, तुम ब्राह्मण लड़कों के साथ कैसे बैठ गए? जाओ पीछे जाके बैठो। अब दूसरा पॉइंट क्या था, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट क्या था? He was greatly influenced by science teacher। इनके एक साइंस टीचर भी थे। अब होता है ना, हर इंसान अलग होता है, कोई सेम नहीं होता। टीचर दोनों थे, वो भी टीचर, लेकिन जो साइंस के टीचर थे वो बिल्कुल अपोजिट थे। उन्होंने क्या करा, जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि सुब्रमण्यम अय्यर साहब थे, उन्होंने इन्वाइट किया अब्दुल को टू होम फॉर मील, कि मेरे घर खाना खाने आना। एक टीचर तो कह रहा है कि तुम मुस्लिम हो, तुम ब्राह्मण बच्चों के साथ कैसे बैठ गए, पीछे जाके बैठो। एक टीचर, वो भी टीचर है, वो उन्हें घर बुला रहे और कह रहे मेरे घर पे आके खाना खाओ। अब क्या हुआ? His wife refused to serve food to a Muslim। उनकी पत्नी ने उस मुस्लिम बच्चे को, जो कि अब्दुल था, छोटा अब्दुल कलाम, उनको मना कर दिया कि मैं इस लड़के को खाना दूंगी तो मैं अपवित्र हो जाऊंगी, मेरा किचन अपवित्र हो जाएगा। इस पे उनके जो टीचर, उन्होंने क्या करा? ही चेंज हर कंजर्वेटिव एटीट्यूड। उन्होंने उनका जो कंजर्वेटिव, ये दकियानूसी जो माइंडसेट था, दिमाग था, जहनियत थी, उसको बदल दिया और समझाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, हम सब इंसान हैं, हम पहले इंसान हैं, उसके बाद में हम जो कुछ है। कोई इंसान छोटा बड़ा, कोई इंसान कम या ज्यादा नहीं होता है, सिर्फ अपनी जात से वो उसके अंदर देखनी है, हमें क्या क्वालिटीज देखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ही सॉट परमिशन। अब ये यहां पे चैप्टर खत्म, ये चैप्टर कह रहा हूं, ये वाला एपिसोड खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि ऐसे कौन से 2 इंसिडेंट थे जिनसे जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम साहब जो थे, एक नन्हा जो कलाम थे, उनको चोट पहुंची थी या वो इन्फ्लुएंस हुए थे। तो आपको ये दोनों इंसिडेंट लिखने हैं कि न्यू टीचर थे, उन्होंने उनको कह दिया था यू कैन नॉट सिट विद योर फ्रेंड विद ब्राह्मण बॉयज, और वहीं जो उनके साइंस टीचर थे, ही इनवाइटेड हिम फॉर मील, उन्होंने अपने घर पे उनको मील के लिए इनवाइट कर दिया था। नेक्स्ट है, अब आगे कहानी होती है। जब ये आगे पढ़ लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। ही सॉट परमिशन फ्रॉम हिज फादर टू स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम। अभी बड़े होते हैं, इन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना होता है। इनकी माँ का दिल नहीं मानता, माँ का दिल है, कहती नहीं मैं अपने बच्चे को दूर नहीं भेजूंगी। तब उनके पिता कन्विंस करते हैं कि नहीं बेटा तू जा, और क्या कहते हैं? हिज फादर सेड अब्दुल हैड टू गो लॉन्ग वे जस्ट लाइक अ सीगल। अब्दुल को बाहर जाना होगा एक सीगल, जो समुद्री पक्षी होता है उसकी तरह, जिसको अपनी उड़ान भरने के लिए, आसमान में उड़ने के लिए दूर जाना ही होगा। ये उनको समझाते हैं। ही काम डाउन हर मदर, वो उनकी माता को काम डाउन करते, समझाते हैं, बुझाते, कहते हैं नहीं हमारा अब्दुल हमारा नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा, हम इसको रोक नहीं सकते, इसकी उड़ान को हम
हम रोक नहीं सकते, इसको उड़ना होगा, इसको बाहर जाना होगा, और उनको अलाउ करते हैं। उसके बाद सबको पता है कि वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन उनको कहा गया, भारत के राष्ट्रपति रहे, और देश भर में, दुनिया भर में भारत का और हम सब का नाम रोशन किया, साथ ही साथ तमिलनाडु का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, और हम सब के लिए एक सबसे बड़े एक ऐसे फिगर बन के उभरे जिनकी सब इज्जत करते हैं, सब इनका नाम बड़े अदब से लेते हैं। तो दोस्तों पूरी कहानी थी, बड़ी प्यारी कहानी थी एपीजे अब्दुल कलाम साहब की। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट थे मैंने समराइज कर दिए हैं, ये था मोटा मोटा। अब इसका जो छोटा छोटा था वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझते हैं। दोस्तों आइए अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। वेयर वाज अब्दुल कलाम हाउस? अब्दुल कलाम का घर कहां था? रामेश्वरम में तो था, वहां भी कहां था? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द टाउन ऑफ रामेश्वरम। मॉस्क यानी मस्जिद वाली गली में उनका घर था। व्हाट डू यू थिंक दीनामणि इज द नेम ऑफ? दीनामणि किसका नाम था? ये एक न्यूज़पेपर का नाम था, हम ये मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वर अब्दुल कलाम स्कूल फ्रेंड्स? ये हमें पता है, ये तीन उनके बेस्ट स्कूल फ्रेंड थे। व्हाट डिड दे लेटर बिकम? वो बाद में क्या बने, ये इसको और देख लेते हैं। अरविंदम बिगेन अ बिजनेस ट्रांसपोर्टिंग pilgrims to and from the temple and शिव प्रकाशन become a railway caterer। वो एक रेलवे कैटरर बन गए। अरविंदन एक ट्रांसपोर्टिंग बिजनेस में चले गए, और वो एक प्रीस्ट बन गए। कौन? जो हमारे रामानंद शास्त्री थे। तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, हमने देख ली। नाम तो हमें पहले से ही पता थे। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस? बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर। हैड ही अर्न एनी मनी बिफोर दैट? क्या उससे पहले भी उन्होंने कुछ पैसे कमाए थे? हाँ। कैसे कमाए थे? व्हेन वर्ल्ड वॉर टू बिगेन, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, टेमरिंड सीड्स वर इन हाई डिमांड, कलाम कलेक्टेड एंड सोल्ड देम टू अ ग्रोसरी शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट। इस तरह से उन्होंने जो टेमरिंड के सीड्स थे, बीज थे, उसके थ्रू उन्होंने पैसे कमाए थे ग्रोसरी स्टोर पे बेच के। उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रहा। हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब? ऑथर ने उनके फादर, उनकी मदर और हिमसेल्फ को कैसे डिस्क्राइब किया है? मतलब ऑथर यानी अब्दुल कलाम ने। तो उन्होंने बता दिया कि फादर कैसे थे, काइंड थे और ऑनेस्ट थे, मम्मी काइंड थी, जेनरस थी। वो हम इसमें लिख देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे बच्चों को। हाँ जी। What characteristic does he say he inherited from his parents? क्वेश्चन आ गया कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक थे जो उनको पेरेंट्स से मिले थे। ये हम आराम से अब लिख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन अब आप इजीली कर सकते हो। मुझे लगता है आपको बल्कि मजा भी आएगा अब इसकी जो छोटी मोटी और डिटेल्स हैं वो हासिल करने में, क्योंकि आपको मोटा मोटा तो मैंने सारा समझा ही दिया है। अब मैं चाहूंगा कि आप, जैसे एक बहुत आसान क्वेश्चन, व्हाई डिड अब्दुल कलाम वांट टू लीव रामेश्वरम? वो रामेश्वरम क्यों जाना चाहते थे? उन्हें आगे स्टडीज करनी थी, उसके लिए उन्हें जाना था, रामानाथपुरम जाना था फर्दर स्टडीज के लिए। तो आसान क्वेश्चन है। अब ना आपको और इंटरेस्ट आएगा। मैं खुद चाहता हूं कि आप खुद कोशिश करें अब्दुल कलाम साहब के बारे में और जानने में। क्या आपको इंटरेस्ट आया कि यार वाकई में इतने महान थे यार? क्या वाकई में इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बावजूद भी, जहां लोग इनके पास बैठने से मना कर रहे हैं कि पास भी मत बैठो, और जहां ऐसे भी लोग इन्हें मिले जिन्होंने कहा नहीं मेरे घर खाना खाने आओ, यार कमाल है यार। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री, कि जहां पे सिर्फ एक एंगल नहीं है देखने का। दुनिया में, हमारे देश में हर तरह के लोग हैं। सिर्फ अच्छों को देखोगे तो अच्छे दिखेंगे, बुरों को देखोगे बुरे दिखेंगे। हमें क्या बनना है? हमें अच्छा बनना है। याद रखो, कोई भी टीचर हो, यहां टीचर की बात हुई थी, कोई भी टीचर, किसी भी टीचर का कोई धर्म नहीं होता। टीचर का सिर्फ एक धर्म होता है, वो क्या? टीचर। वो टीचर होता है, वो अपने स्टूडेंट को किसी जाति से नहीं जानता। वो अंधा होता है, उसको नहीं दिखता कि इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है, ये इसका जेंडर क्या है। एक टीचर ये नहीं देखता। जब मैं पढ़ा रहा होता हूं, मुझे भी नहीं पता कि मेरी जाति क्या है। मुझे मेरी जाति पता है, मैं टीचर हूं, मुझे तुम्हारी जाति पता है, तुम स्टूडेंट हो। इसके अलावा मेरे दिमाग में कुछ नहीं होना चाहिए, और ना कुछ होता है। सो मैं बहुत खुश हूं इस बात को सोच के कि ये चीज मेरे अंदर इनबिल्ट है। मैं जब तुम्हें अपने छोटे बहन भाइयों को देखता हूं, मुझे नहीं पता होता तुम असम से हो, यूपी से हो, बंगाल से हो। मेरे लिए तुम सिर्फ मेरे छोटे बहन भाई हो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों हमें इसी मैसेज को आगे लेके जाना है और इसी कल्चर को आगे प्रमोट करना है कि कोई जाति, कोई धर्म बड़ा या छोटा नहीं है। हमें इंसान अच्छा बनना है, एक बेहतरीन इंसान बनना है जो सब में खुशियां बांटे। दोस्तों चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, ये एक प्ले है, एक ड्रामा है। इसमें कौन है? एक जेरार्ड नाम का आदमी। वो क्या है? वो एक प्ले राइट है, मतलब प्ले लिखता है, ड्रामे लिखता है, पूरी जो शो होते हैं वो लिखता है। He had to leave his house to deliver props for rehearsal। अब ये props क्या होते हैं? props मतलब होते हैं वो चीजें जो प्ले करते हुए यूज होनी होती है, जैसे कोई सामान हो गया जिस तरह का, वो मूछे, बाल वाल, वो सारी चीजें होती हैं। तो वो एक प्ले राइटर, वो अपने घर से निकलने वाला होता है, तभी वो क्या करता है? एक इंट्रूडर बोलते हैं घुसपैठिए को, जो कोई भी घुस जाता है तुम्हारे अंदर ऐसे बंदूक लेके, एक घुसपैठिया एंटर कर लेता है। हैड कमिटेड अ मर्डर, वांटेड बाय पुलिस, वांटेड टू स्टील जेरार्ड्स आइडेंटिटी। वो कहता है कि मैंने मर्डर किया हुआ, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, और अब मैं ना तुम्हारी आइडेंटिटी चाहता हूं, मैं ना तुम जैसा बनना चाहता हूं, मैं ना ऐसे दिखा दूंगा कि मैं जेरार्ड हूं और मैं बच जाऊंगा पुलिस से। अब जेरार्ड क्या करता है? वो कहता है कि वांटेड डिटेल्स ऑफ जेरार्ड टू इमिटेट मतलब नकल करना। ये तो इंट्रूडर कह रहा है कि भाई मैं तुम्हारी नकल कर लूंगा, मुझे तुम अपने बारे में बताओ। जेरार्ड सेड ही वाज अ क्रूक, के वो भी ना बदमाश ही था।
ही हैड किल्ड समवन, उसने भी किसी की हत्या कर दी थी। पुलिस हैड एविडेंस, और पुलिस के पास सबूत भी है। अगर तुम मुझे मार के यहां से भागते हुए तो भी पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। वो ऐसा उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। Having false mustaches and other props to disguise police, वो कहता है देखो देखो ये जो सामान देख रहे हो, ये मूछे हैं और ये जो दाढ़ी है, ये ना डिस्गाइज करने के लिए ना, अब भेष बदलने के लिए, पुलिस को भगाने के लिए मैं सामान लेके आया हूं। देखो देखो, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे। When the intruder didn't believe, वो तब भी उस पर यकीन नहीं करता, विश्वास नहीं करता। देखो एकदम फोन बजता है, वो कहता है फोन बज गया है, फोन बज गया है, अब मुझे यहां से निकलना होगा, पुलिस भारी होगी। लेकिन इस बात पे भी फिर इंट्रूडर कहता है, घुसपैठिया कहता है कि नहीं, मुझे तुम पे विश्वास नहीं हो रहा। उस पे जेरार्ड कहता है ही आस्क्ड हिम टू पीप आउट थ्रू द डोर ऑफ गैरेज। वो कहता है जो दरवाजा है ना गैरेज का, इसको खोल के देख लो चाहे तो, पुलिस खड़ी हुई है बाहर। और फिर क्या होता है, सी द पुलिस द डोर वे ऑफ अ कबर्ड। द डोर वॉज ऑफ ए कबर्ड, वो कबर्ड का डोर था, वो कोई दरवाजा नहीं था। वो ऐसे गेट खोलता है ना, ऐसे झुकता है यूं करके, ऐसे वो उसको उसमें धक्का देता है और जो अलमारी होती है ना, जो कबर्ड होती है, उसको लॉक कर देता है, और उसको लॉक कर देता है। इंट्रूडर पुश्ड हिम इनसाइड एंड लॉक्ड हिम। इंट्रूडर, हाँ कबर्ड, इंट्रूडर पुश्ड हिम इनसाइड। इंट्रूडर नहीं होगा, इंट्रूडर नहीं होगा, जेरार्ड होगा, सॉरी मैंने यहाँ गलत लिख दिया होगा, कोई बात नहीं, इसको मैं ठीक कर देता हूं। जेरार्ड क्या करता है, जेरार्ड इंट्रूडर को क्या करता है, पुश्ड हिम इनसाइड एंड लॉक्ड हिम। ही कॉल्ड द सर्जेंट हैंड ओवर टू द पुलिस, और उसको पुलिस को बुलाता है और उसको हैंड ओवर कर देता है। इस तरह से बड़ा बेकार सा है, बकवास सा प्ले है ये। ऐसे थोड़ी कोई किसी पे विश्वास कर लेगा कि ये जो अलमारी है, अलमारी का गेट और नॉर्मल गेट में कोई फर्क ही नहीं है यार। मतलब वो ऐसे देख लेता, यूं खोल के देख लेता, ये थोड़ी कि उसको धक्का ही दे रहा है। मतलब ठीक है, अरे ठीक है ना, मतलब हाँ देखो मैं ना सच बोलता हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं ना, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। वाकई में बेकार स्टोरी है, बेकार प्ले है। फिर भी चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाई डज द इंट्रूडर से दे कैन नॉट हैंग मी ट्वाइस। वो मुझे दो बार नहीं लटका सकते, क्योंकि वो उसको थ्रेट कर रहा था जेरार्ड को कि वो जेरार्ड को किल कर देगा। दैट्स व्हाई ही सेड दैट पुलिस कैन नॉट हैंग हिम ट्वाइस। व्हाट डिड जेरार्ड टेल द इंट्रूडर अबाउट हिज लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में बताया था कि ही वाज आल्सो अ क्रूक, ही हैड मर्डर्ड समवन एंड पुलिस इज लुकिंग आफ्टर हिम, या लुकिंग फॉर हिम। इन फैक्ट ये वाली बात होगी, लुकिंग आफ्टर ही लुकिंग फॉर होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें कह देगा वो, हाँ ठीक है, हाँ तो पुलिस इज चेसिंग हिम, उसको चेस कर रही है, उनके पास पुलिस हैड गॉट दी एविडेंस, उसके एविडेंस है, और ही विल बी कॉट, वो उसको पकड़ा जाएगा अगर इंट्रूडर उसको वो उसका भेष बदलने की कोशिश भी करता है तो। व्हाट इज जेरार्ड्स प्रोफेशन, हाउ डू यू नो इट। जेरार्ड का प्रोफेशन क्या है, वो प्ले राइटर है, क्योंकि उसके साथ पास में क्या क्या सामान होता है, मुस्टैच होती है, सारे सब कुछ सामान होता है। तो इसमें आसान से क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है। व्हाई वाज द पुलिस आफ्टर द इंट्रूडर के पीछे क्यों थी, उसने मर्डर किया हुआ था और वो मर्डर कर दिया था, इसलिए पुलिस उसके पीछे चल रही थी, वो वांटेड था पुलिस से। तो आसान से क्वेश्चन है, थोड़े से और क्वेश्चन देख लेना। मैं बढ़ता हूं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, जिसमें दो कहानियां हैं। एक तो संतोष यादव जो भारतीय, उनकी कहानी है, एक लेडी है, एक लड़की है, और दूसरी कहानी है मारिया शारापोवा जो कि रशिया की हैं, वो भी एक खिलाड़ी हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। अर्ली लाइफ संतोष यादव की क्या थी। संतोष यादव वाज बोर्न इनटू अ प्रॉस्परस लैंड ओनिंग फैमिली इन जोनिया विलेज इन रोहतक हरियाणा साइड की थी, जहाँ पे लड़कियों को बहुत कम समझा जाता है, वहाँ पे उनको मार दिया जाता है, लड़कियों को कम, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी का डोमिनेशन है, जहाँ मर्दों को लड़कों को अच्छा समझा जाता है, वहाँ उनका जन्म हुआ। शी वॉज द यंगेस्ट ऑफ 6 चिल्ड्रन, सबसे छोटी थी, विद 5 ओल्डर ब्रदर्स, जहाँ पे 5 बड़े भाई थे उनके। डिस्पाइट हर फैमिलीज ट्रेडिशनल वैल्यूज, संतोष डिफाइड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, प्रेफरिंग शॉर्ट्स ओवर द कन्वेंशनल सलवार कमीज एंड स्ट्रांगली एस्पायरिंग फॉर एन एजुकेशन। जहाँ पे सलवार कमीज पहनते थे वहाँ शॉर्ट्स उन्होंने पहने, और वो एक लाडली बच्ची थी और अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज से ऊपर उठ के उन्होंने काम किया। बाद में आगे क्या किया उन्होंने, एट द एज ऑफ 16, जब 16 साल की हुई, संतोष फेस्ड प्रेशर टू मैरी लाइक अदर गर्ल्स इन हर विलेज, बट शी रेसिस्टेड एंड इंसिस्टेड ऑन कंप्लीटिंग हर स्टडीज बिफोर कंसिडरिंग मैरिज। शादी का दबाव उन पे बनाया गया, लेकिन उन्होंने शादी को मना करते हुए एजुकेशन आगे हासिल करने की अपनी ख्वाहिश जाहिर की और हासिल करी। मूव टू दिल्ली, फिर वो दिल्ली कैसे आई। She moved to Delhi to continue her education, but her parents initially withheld support. Unwilling to give up, she worked part-time jobs to cover her school fees. Eventually, her parents agreed to help her pursue her education. अब वो दिल्ली आ गई, उनके पेरेंट्स उस चीज़ के लिए राजी नहीं थे, उन्होंने पार्ट टाइम जॉब करी और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा। बाद में उनकी फैमिली कन्विंस हो गई। फिर उन्होंने क्या किया, हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या किया, संतोष लेटर ज्वाइन महारानी कॉलेज इन जयपुर में महारानी कॉलेज उन्होंने ज्वाइन किया। शी लिव्ड इन द कस्तूरबा हॉस्टल में इन्होंने रहना शुरू किया। ड्यूरिंग हर टाइम इन जयपुर शी बिकेम इंट्रिग्यूड बाय द अरावली हिल सराउंडिंग द सिटी। अरावली हिल, जो अरावली की पहाड़ियां जयपुर में, वहां उनको देख के उनके मन में बड़ी क्यूरियोसिटी आई और उन्होंने जानने की कोशिश करी कि ये पहाड़ियां क्या है, इसके अंदर क्या है, इनकी गहराई में। स्टार्टिंग माउंटेनियरिंग, her fascination with the hills led her to join a mountaineering group, marking the start of her mountaineering journey. अब उनका फैसिनेशन बढ़ता गया माउंटेन की तरफ और उन्होंने माउंटेनियरिंग स्टार्ट करी। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया माउंटेनियरिंग करने के लिए। इन 1992 में संतोष अचीव द रिमार्केबल फीट ऑफ क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। अब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया।
देखो उनके मन में ना ऐसी कुछ माउंटेन्स को लेके क्यूरियोसिटी शुरुआत से तो नहीं थी, क्योंकि रोहतक में रहती थी वो, लेकिन बाद में जब जयपुर गई वहां से क्वेश्चन ये बनता है कि कैसे उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागी। तो जब उन्होंने जयपुर में थी, वहां की जो अरावली हिल्स थी, वहां से वो बहुत फैसिनेटेड हुई। उन्होंने एक माउंटेनियरिंग ग्रुप को ज्वाइन किया एंड लेटर ऑन शी क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को 1992 में उन्होंने क्लाइम किया। Her determination, strength, and perseverance earned her admiration from her fellow climbers and mentors. During her expedition, she saved a fellow climber, Mohan Singh, by sharing her oxygen cylinder with him. जब वो क्लाइंबिंग कर रही थी माउंट एवरेस्ट पे, तो उनके साथ मोहन सिंह नाम के उनके फेलो क्लाइंबर थे जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए, तो उन्होंने अपना ऑक्सीजन उनको दे दिया था एंड शी सेव्ड हिज लाइफ। उन्होंने उनकी लाइफ को बचाया था। तो उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनकी स्ट्रेंथ थी, उनका जो खुद पे विश्वास था, उसने उनको बहुत हेल्प करी इतना बड़ा फीट हासिल करने के। उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी दोस्तों। संतोष क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, एक बार नहीं दो बार उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, बिकमिंग द फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू डू सो। पहली ऐसी शख्सियत बनी, पहली ऐसी लड़की बनी, औरत बनी जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया। शी पार्टिसिपेटेड इन एन इंडो-नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन टू अचीव दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन। प्राइड एंड पेट्रियोटिज्म, स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संतोष एक्सपीरियंस्ड एन इमेंस सेंस ऑफ प्राइड एंड हैप्पीनेस। जब वो टॉप पे खड़ी थी माउंट एवरेस्ट के, तो शी फेल्ट द इनर प्राइड एंड द पेट्रियोटिज्म देयर। वहां पे उन्होंने पेट्रियोटिज्म, वो प्राइड, वो हैप्पीनेस को उन्होंने फील किया। होस्टिंग द इंडियन फ्लैग, ऐसे माउंट एवरेस्ट पे खड़े होकर उन्होंने होस्ट किया, किसको, जो फ्लैग था होस्ट किया उसको, होस्ट किया। शी फेल्ट अ डीप कनेक्शन विद हर कंट्री, अपनी कंट्री के साथ उन्होंने डीप कनेक्शन को महसूस किया। एनवायरमेंटल एफर्ट उन्होंने क्या डाले, एज अ पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट संतोष took responsibility for cleaning up the mountains and removed 500 kg of garbage from the Everest. एवरेस्ट पे बहुत सारा कूड़ा है, वहाँ पे लोग ना कूड़ा फेंक देते हैं कि वो जो उनका जो भी जो, अब देखो वहाँ पे कोई टॉयलेट्स तो होते नहीं, तो बाथरूम होता है, तो वहाँ पे ये भी गंदगी बहुत है। सच में वहाँ करोगे कहाँ, इंसान एक दिन में थोड़ी चढ़ता है, महीने लग जाते हैं चढ़ने में, तो सारा गंद वो भी वहीं पर है, लोग वहीं फेंक के आ जाते हैं। तो एवरेस्ट को खाने पीने का सामान वो फेंक दिया था, तो सब ना वहाँ कूड़ा इकट्ठा हो गया, तो उन्होंने 500 किलो कूड़ा माउंटेन्स पे से हटाया उन्होंने। एवरेस्ट रीजन रिफ्लेक्टिंग हर डेडिकेशन टू प्रिजर्विंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिमालयस। तो सबसे मोटी मोटी बात इस चैप्टर में क्या याद रखनी है कि जो संतोष यादव है वो वर्ल्ड की फर्स्ट ऐसी लेडी है जिन्होंने 1992 में ट्वाइस, मतलब 2 बार माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करी है, भारत के फ्लैग को वहां पे होस्ट किया है। एज एनवायरमेंटलिस्ट उनकी अचीवमेंट क्या है, 500 केजी उन्होंने कूड़ा वहां से हटाया है। दोस्तों एक और जो शख्सियत है मारिया शारापोवा, उनका भी पहले देख लेते हैं, बाद में इनके क्वेश्चंस देख लेंगे। मारिया शारापोवा की क्या कहानी है, आइए मारिया शारापोवा को देखते हैं। दोस्तों मारिया शारापोवा वर्ल्ड की बेस्ट विमेन टेनिस खिलाड़ी है। अब उन्होंने कैसे फीट हासिल करी वो देखते हैं। मारिया शारापोवा's journey serves as a source of inspiration for perseverance and sacrifice in a pursuit of one's dreams। एक हमने अभी संतोष यादव को देखा, मारिया शारापोवा भी कम नहीं थी, उन्होंने भी अपनी प्रिजर्वेंस और जो अपनी स्ट्रेंथ थी, जो अपना हार्ड वर्क था, उसके थ्रू कामयाबी हासिल करी। 22 अगस्त 2005 को शी रीच्ड द टॉप पोजीशन इन द वर्ल्ड वुमेन्स टेनिस रैंकिंग, अ टेस्टामेंट टू हर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। तो आपको क्या याद रखना है कि ये जो दिन था 22 अगस्त 2005 का, उस दिन उन्होंने वर्ल्ड की जो रैंकिंग थी टेनिस की, उसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल करी मारिया शारापोवा ने। उनका सेक्रीफाइस क्या था वो देखते हैं। एट द यंग एज ऑफ 9 साल की जब वो थी, मारिया लेफ्ट हर होम इन साइबेरिया रशिया टू परस्यू टेनिस ट्रेनिंग। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया टेनिस की ट्रेनिंग के लिए। शी मूव टू फ्लोरिडा, यूएस पहुंच गई अपने फादर के साथ विद हर फादर, लिविंग बिहाइंड हर मदर फॉर 2 years। 2 साल के लिए अपनी मां को छोड़ दिया, विच वॉज इमोशनली चैलेंजिंग फॉर, जो उनके लिए इमोशनली बहुत चैलेंजिंग था। सेपरेशन एंड स्ट्रगल्स during her time in the US, Maria endured a painful separation from her mother and had little contact with her father, who was busy working to support her career। अब उनके पिता वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए कमाने खाने में लग गए, वो अकेली थी, तो उनको जो इमोशनल चैलेंज था वो उनके साथ बहुत था। एडिशनली शी फेस बुलिंग फ्रॉम सीनियर प्लेयर्स उनको बुली करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, उन्हें परेशान करते थे एज अ फॉरनर, क्योंकि वो फॉरनर थी, रशिया से गई थी यूएस में। शी डेल्ट विद डिस्क्रिमिनेशन, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, yet she handled it with patience and resilience। लेकिन उन्होंने उसको पेशेंस और रेजिलिएंट के साथ हैंडल किया। मेंटल स्ट्रेंथ, इंस्टेड ऑफ फीलिंग डिस्करेज्ड बाय द हार्डशिप्स, मारिया रिमेन डिटरमिन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग दैट ग्रेटर चैलेंजेस। तुम्हें बस यही याद रखना है, अब इतनी सारी बातें तो याद नहीं रख पाओगे, तुम्हें ये याद रखना है क्या क्या, ध्यान से सुनो। रेजिलियंस होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, क्या दोनों ही लड़कियों ने क्या क्या फेस किया, उन्होंने प्रिजर्वेंस दिखाया। क्या दिखाया? प्रिजर्वेंस। अगर तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये याद रखना, प्रिजर्वेंस, रेजिलियंस दिखाया, स्ट्रेंथ शो की, और उनके साथ क्या किया गया? डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ये पॉइंट याद रख लेना, बस ये कॉमन पॉइंट्स हैं बच्चा, कॉमन पॉइंट्स हैं, इसलिए कह रहा हूं ये चीज याद रख लेना। स्ट्रगल तो सभी का होता है, बिना स्ट्रगल के कुछ हासिल नहीं होता ना, ये याद रखना। और क्या हुआ? मारिया बिलीव्स दैट सक्सेस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क एंड एम्ब्रेसिंग द टफेस्ट चैलेंजेस। भाई सक्सेस कहां से आती है? हार्ड वर्क से आती है, ऐसा तो सभी सोचते हैं, तो ये भी कॉमन लाइन थी। हर एटीट्यूड टुवर्ड्स कंपटीशन इज वन ऑफ नेवर शाइंग अवे फ्रॉम इट बट रादर वर्किंग हार्डर टू ओवरकम। Despite receiving training in the US, Maria still considers herself a proud Russian and is determined to represent her country in the Olympics। देखो हर कोई अपनी कंट्री को लेके इमोशनल होता है, हर कोई ना कंट्री को लेके क्या फील करता है?
प्राइड फील करता है कि वो प्राउड होता है इस चीज को, और उसको हासिल करने के लिए हैप्पीनेस, जो भी उसकी अचीवमेंट होती है तो उसको लेके वो हैप्पी होता है। अपनी अचीवमेंट अपनी कंट्री के लिए हासिल की है, तो संतोष यादव अपनी इंडियन कंट्री जो थी उनकी, वहां फ्लैग होस्ट कर रही थी माउंट एवरेस्ट के पीक पे, तो शी वॉज वेरी हैप्पी, शी वॉज वेरी सेटिस्फाइड, शी वॉज फीलिंग प्राइड देयर और हैप्पीनेस थी। ऐसी मारिया शारापोवा अपने आप को प्राउड रशियन बोलती हैं कि मैं रशियन हूँ एंड मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैंने अपनी कंट्री को सर्व किया, यूएस में मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मुझे बुली किया गया, मैंने स्ट्रगल किया, मैंने रेजिलियंस दिखाया, हार्ड वर्क दिखाया, स्ट्रेंथ दिखाई एंड स्ट्रगल करते करते आई अचीव दैट फीट। इमोशनली चैलेंजिंग था बिकॉज आई हैड टू लीव रशिया, मुझे रशिया को छोड़ना पड़ा एंड माई फादर हैड टू कम विद मी, मेरे फादर को मेरे साथ आना पड़ा, बट ही वॉज बिजी टू सपोर्ट माई करियर, मेरे करियर को सपोर्ट करने के लिए मेरे फादर बिजी थे, आई वॉज अवे फ्रॉम माई मदर, सो दैट वॉज एन इमोशनल टास्क फॉर मी, मेरे साथ इमोशनल टास्क था। सो ये सारी बातें कॉमन थी, तुम याद रख सकते हो। इसके क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाई वाज द होली मैन हु गेव संतोष मदर इज ब्लेसिंग सरप्राइज? होली मैन सरप्राइज क्यों था? ये एडिशनल बात थी। वो सरप्राइज लेता क्योंकि उन्होंने उसकी माँ ने कहा था कि दे वांटेड अ डॉटर, वो एक डॉटर चाहते थे, उन्हें लड़का नहीं चाहिए था, जबकि वहां की पेट्रियार्कल सोसाइटी में सबको लड़का चाहिए होता था। व्हाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल? उसको लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया था? क्योंकि संतोष क्या थी, वो कस्टम था उसकी फैमिली का कि वहाँ पे ट्रेडिशन था कि सब लोगों को लोकल स्कूल में भेजा जाता था, तो उसको लोकल स्कूल में भेजा गया था, वो उनका ट्रेडिशन था। ठीक है। व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड व्हाई? अपना घर क्यों छोड़ा था? क्योंकि वो उसको हायर स्टडीज करनी थी, एजुकेशन हासिल करनी थी, इसलिए वो दिल्ली आई थी। एंड इनिशियली हर पेरेंट्स, हर फैमिली डिड नॉट सपोर्ट हर, उसको सपोर्ट नहीं किया था, बट लेटर ऑन दे सपोर्टेड हर, बाद में उनको सपोर्ट कर दिया था, उन्हें शादी का दबाव बनाया जा रहा था, ये सब आपने देख लिया। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स? कैसे क्लाइम करना शुरू किया था? ये आपको पता ही है, अरावली हिल्स है, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हुई थी। अब रात के ना इस वक्त 2:30 बजने जा रहे हैं, 2:15 हो चुके हैं, तो क्या मैं दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ जाऊँ? क्या इतना कर लोगे? सो मैं उम्मीद करता हूं इसके क्वेश्चन तुम देख लेना यार, मुझे कहीं कोई डाउट है मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब गला भी मेरा साथ नहीं दे रहा, मैं इसके लास्ट चैप्टर काठमांडू है उसकी तरफ बढ़ता हूं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर है आपका काठमांडू, जो नेपाल की कैपिटल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब विक्रम सेठ है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करे काठमांडू का क्या था। इन दिस चैप्टर विक्रम सेठ नरेट्स हिज ट्रिप टू काठमांडू, the capital of Nepal. He explores two significant temples, Pashupatinath, a sacred site for Hindus, and Bodhnath, a revered place for Buddhists. तो पशुपतिनाथ और जो दूसरा टेम्पल है जिसका नाम था कहाँ चला गया, बोधनाथ और पशुपतिनाथ के दोनों टेम्पल की खासियत बता रहे हैं। तो उसमें पशुपतिनाथ के बारे में क्या कह रहे हैं कि एंट्री टू पशुपतिनाथ वाज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदूज, वहाँ सिर्फ हिंदू जा सकते हैं। टेम्पल वाज बस्लिंग विद एक्टिविटी, प्रीस्ट, टूरिस्ट, पिलग्रिम्स एंड एनिमल्स। वहाँ पे एनिमल्स हैं, प्रीस्ट हैं, पिलग्रिम्स हैं, यात्री जो होते हैं तीर्थयात्री वो हैं। बागमती रिवर वहाँ से नहीं गुजर रही है, पोल्यूटेड है। वाशर वुमेन क्लीनिंग क्लोथ, वहाँ पे वाशर वुमेन क्लोथ क्लीन कर रही हैं, मतलब धो रही हैं कपड़े धोने वाले। चिल्ड्रन बाथिंग, बच्चे नहा रहे हैं। लोकल जो लोग हैं वो ड्राई फ्लावर्स को डिस्पोज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं। स्मॉल श्राइन्स protrude from the stone platform and it was believed that when the platform was fully uncovered the goddess would appear and the कलयुग। और यहाँ पे ऐसी मान्यता है, ऐसा विचार माना जाता है कि जब प्लेटफॉर्म पूरी तरह से अनकवर हो जाएगा, गॉडेस वहाँ पे उभर के आ जाएंगी और तब वो कलयुग की शुरुआत हो, कलयुग का एंड हो जाएगा। बोधनाथ टेम्पल के बारे में लोगों का क्या बिलीफ है, जो कि बौद्ध लोगों के लिए है, वो ये है कि Chaos at Pashupatinath, in contrast to chaos to Pashupatinath, the Bodhnath temple offered a calm and serene atmosphere. बोधनाथ में, जब पशुपतिनाथ में बहुत हसल बसल है, चहल पहल है, पशुपतिनाथ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पे बहुत शांति है, सीरीन प्लेस है। द टेम्पल, अ लार्ज वाइट डोम वॉज सराउंडेड बाय अ रोड क्रिएटिंग अ पीसफुल सेटिंग। आउटसाइड द टेम्पल वॉज अ तिब्बतन मार्केट, वहाँ तिब्बतन मार्केट है क्योंकि वो तिब्बती बुद्धिस्ट लोगों का है, तो वहाँ पे तिब्बतन मार्केट है, शांति है, रेफ्यूजीज वहाँ रहते हैं, वो सब बहुत सारी चीज़ें बेचते हैं, बैग्स, क्लोथ्स एंड ज्वेलरी। ये नेपाल की बात, काठमांडू की बात हो रही है। काठमांडू की डाइवर्सिटी क्या है? काठमांडू सिटी है, इट सर्व्स एज अ रिलीजियस हब भी है, बिजनेस सेंटर भी है, एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस भी है, खूबसूरत है, स्ट्रीट्स वर अलाइव है, एक्टिविटी है, फिल्ड विद साउंडनेस ऑफ रेडियोज ब्लास्टिंग म्यूजिक, कार हॉर्न्स भी हैं, हॉन्क कर रहे हैं, बाइसिकल बेल्स रिंग कर रहे हैं, काउज उधर से गुजर रही हैं, ब्लॉकिंग मोटरसाइकिल को ब्लॉक कर रही हैं, एंड वेंडर्स शाउटिंग देयर सेल पिचेस। और वहाँ पे बहुत सारे वेंडर्स भी हैं जो चीज़ें बेच रहे हैं, वो ये सब कुछ हो रहा है। ये सारे काठमांडू के बारे में बताया गया, पशुपतिनाथ टेम्पल के बारे में बताया और बोधनाथ टेम्पल के बारे में बताया गया है। बोधनाथ टेम्पल के बारे में बताया गया, ठीक है। विक्रम्स फूड एंड शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा था? विक्रम जो वहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, जो नरेटर है, वो क्या बता रहे हैं? विक्रम एंजॉयड लोकल ट्रीट लाइक अ मार्जिपन बार, कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड ओवर चारकोल एंड सीजन विद लेमन, साल्ट एंड चिली पाउडर एंड वॉश्ड इट डाउन विद द कोका कोला। ही ऑल्सो परचेज सम लव स्टोरी कॉमिक्स एंड अ कॉपी ऑफ रीडर डाइजेस्ट। उन्होंने क्या क्या किया? उन्होंने ये सारी चीज़ें की थी। एडवेंचर और कन्वीनियंस ट्रेवल में क्या था? रिटर्न जर्नी में जब जो दिल्ली आए तो विक्रम कंसिडर्ड एन एडवेंचरस रूट, ट्रेवलिंग बाय बस और ट्रेन टू पटना। पहले पटना आए बस से, ट्रेन से, टेकिंग अ बोट राइड अलॉन्ग द गंगाज रिवर टू इलाहाबाद, फिर बोट राइड करी गंगा से इलाहाबाद की, एंड कंटिन्यू बाय बोट ऑन द यमुना रिवर टू दिल्ली, और बोट से ही यमुना रिवर से में आ गए, दिल्ली में आ गए। हाउएवर फीलिंग टायर्ड, वो टायर्ड से, ही ऑप्टेड फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अ डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम काठमांडू टू न्यू दिल्ली। तो ही ऑप्टेड
फीलिंग टायर्ड ही ऑप्टेड, फिर वो उन्होंने डायरेक्ट फ्लाइट ली, कहाँ से, काठमांडू से न्यू दिल्ली में, ठीक है, ऑप्ट किया मतलब उन्होंने। चलो, flute seller observation outside his hotel Vikram observed a flute seller who had a pole with numerous flutes। वहाँ पे बांसुरी वाला था, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक बांसुरी वाला एक पोल लिया हुआ है, उसमें बहुत सारी बांसुरी है, resembling a porcupine spines। The man quietly played different flute, बहुत different flutes को play कर रहा है, unlike other street vendors who shouted to attract, वो shout नहीं कर रहा, वो सिर्फ play कर रहा है। Flutes and their significance, the writer reflected on the flute's unique charm played by blowing air into it। The sound of the flute mimics the human voice as it pauses when the player inhales। वो रुक जाता है जैसे प्लेयर इनहेल करता है, ये सारी चीज़ें इसमें विक्रम सेठ हमारे बता रहे हैं। फ्लूट्स फाउंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत पार्ट्स में वर्ल्ड में फ्लूट्स जो बांसुरी होती है उसका ट्रेंड है। वेरी इन अपीयरेंस, नेम्स एंड द म्यूजिक दे क्रिएट, उनका म्यूजिक अलग होता है, उनका अपीयरेंस अलग होता है, बट पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर है फ्लूट्स, ठीक है। बट दे ऑल शेयर दिस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजेंबलिंग ह्यूमन स्पीच, लेकिन ये सबका सेम ही कैरेक्टर है, ह्यूमन स्पीच को वो रिजेंबल करते हैं। दोस्तों इसके अब क्वेश्चंस हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी अब बाकी हालत नहीं बच पा रही कि मैं और इस पर बोल पाऊँ, क्योंकि अभी रात के तकरीबन 2:30 हो गए हैं। एंड मुझे उम्मीद है कि अब आप लोगों ये चैप्टर चॉइस में वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो काठमांडू के मैं क्वेश्चंस ना करो चलेगा, आपके ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, इसमें आराम से देख लेना। मेनली इसमें टेम्पल्स कैसा था और वहाँ पे फ्लूट वाले कैसे थे, ये सारा उसका बस जर्नी की यही बातें होंगी, तो 2-2, 3-3 बातें याद करके रख लेना, लिख के रख लेना, सो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो दोस्तों आई एम वेरी क्या कहते हैं, आई एम वेरी सॉरी कि मैं एंड तक आते आते मेरी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई है इसमें, बट आई एम हैप्पी कि मैंने बाकी चैप्टर्स तुम्हें बहुत अच्छे से करा दिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स याद रख लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या, देखो सबसे पहले एक तो तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर बिस्मिल्लाह खान से सवाल आएगा, तो बिस्मिल्लाह खान याद रखना मेरे दोस्त, बिस्मिल्लाह खान याद रखना। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला, एल्बर्ट आइंस्टाइन का सवाल आएगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन याद रखना। चाइल्डहुड वाले से एपीजे अब्दुल कलाम याद रखना। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये 3 मैं बता चुका हूँ। एक आध अगर अभी मैं मिस कर रहा हूँ तो मैं आपको बाद में बता दूंगा, मेरे को अभी ये याद आ रहा है, ये कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूलना, इनको मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। और नेक्स्ट मोमेंट कभी भी ऐसे फुल फ्लैश बना दूंगा, बस मेरे लिए दुआ करो, बहुत सारी दुआ करो कि मैं थोड़ा एनर्जेटिक रहूँ और वो सारी एनर्जी तुम्हारे लिए मैं निकाल के रख दूँ। यू आर माई लिटिल ब्रदर्स एंड सिस्टर, थैंक यू सो मच, मज़ा आया होगा, इन्जॉय किया होगा, पूरी उम्मीद है। तो वीडियो को लाइक करके जाना, तुम्हारी ये लाइक, ये प्यार, ये मोहब्बत, यही तो मेरे को ताकत दे रहा है, और क्या है मेरे पास, कुछ भी तो नहीं है, तुम हो, मैं, और बस प्यार है हमारा। चलो, थैंक यू सो मच।